Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. जब भी आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे, दिन में, सुबह या शाम में, हेलो, 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 गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे चल रही होगी। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं रही, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नीट एग्जाम में छोटी-सी भी मिस्टेक अगर आपने रखी, छोटी-सी भी कमी आपने रखी, तो वो बहुत बड़ी कमी झलकेगी एग्जाम के दिन। क्योंकि आपको 1 साल या 2 साल की पूरी प्रिपरेशन को सिर्फ 3 आवर्स में समराइज़ करना है। तो वहाँ पे छोटी-सी मिस्टेक भी बिल्कुल भारी पड़ जाएगी। दिस इज़ फुल कोर्स, यस, फुल कोर्स रहेगा। पूरा कोर्स है डेफिनिटली। आज से बहुत अच्छा दिन होने का है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मिस एस, नो इंग्लिश, नो। ये सेशन हम हिंदी में ही लेंगे। व्हाई 6 क्लास लेस सर? क्योंकि अभी ऐसा है ना कि मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर्स हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। पहले मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, बट ज़रूरी नहीं लगा। तो उन लेक्चर्स को मैंने थोड़ा जल्दी भी छोड़ दिया, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। इंग्लिश में ज़्यादा बोलना पड़ता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन होगा, बट बात ये है कि जो चीज़ हम कम टाइम में कर सकें, उसे ज़्यादा टाइम क्यों दें? वही चीज़ जो कम घंटों में मिले, फिर हम ज़्यादा घंटे क्यों लें? तरुण, कीर्ति, रंजीत, आई होप यू आर वेल। यस, आई एम गुड। आप कैसे हैं? सही पकड़े हैं। आपका डिजिटल बोर्ड वाली टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। देखो, मज़ा कहीं भी आए, रैंक आनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिजिटल बोर्ड है, यही क्लास है ना? आपको अगर टॉपिक समझ में आया, क्वेश्चन बना और रैंक आ गई, बस काम खत्म। मुझे इस क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि रोज़ वही स्टूडेंट्स एक साथ देखने को मिलते हैं। उन्हीं से यहाँ-वहाँ की इधर-उधर की छोटी-छोटी बातें होती हैं, इंटरैक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा पर्सनल टच बढ़ता है स्टूडेंट के साथ में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सब लोग भी एक-दूसरे को जानने लगते हैं, तो उनके डाउट्स, उनके क्वेश्चन्स और उनसे फ़ैमिलियर हो जाते हैं। आप भी माइक पे बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट ये अभी नहीं करेंगे। जब डाउट्स आएँगे बड़े वाले तब करेंगे, माइक पे बात भी करेंगे। मैं तो माइक पे ही बोलता हूँ, तुम लोगों को भी माइक पे बात करवाऊँगा, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा पूछो कि सर आप भी माइक पे बात करने देते हैं? मेरे फ्रेंड ने आपसे सीओ पढ़ा है, ही इज़ इन ट्रिपल आईटी इलाहाबाद नाउ। मुझे उम्मीद है कि आप शायद और भी अच्छा कर पाएँ और उससे अच्छा कॉलेज आपको मिले। और आपके फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा पैकेज भी मिले ताकि आप उसे जो है थोड़ा-सा इरिटेट भी कर पाएँ कि मेरे को ज़्यादा अच्छा पैकेज मिला। ठीक है? 2-5 मिनट और वेट करेंगे। गुड आफ्टरनून अतुल कुमार जी, कैसे हैं आप? 2-5 मिनट और वेट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉइन कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। नींद से उठ के या खाने के बाद थोड़ी-सी झपकी लेके, नैप लेके। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछो। पूछने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। घाटा नहीं होगा तो एमएलए बन जाऊँगा। ओहो! क्या बात है। सर दिस कोर्स विल कवर ऑल सिलेबस? यस, बिल्कुल, सारे सारे सिलेबस को कवर करेंगे। देखिए, प्रीवियस कोर्सेज़ में क्या है, मुझे आइडिया नहीं था कि कितने आवर्स लगने चाहिए, इसलिए मैंने शेड्यूल ज़्यादा किया पर पढ़ाया तो कम ही है। डाउट्स और दूसरे काम में मैंने टाइम ज़्यादा लगाया था। मुझे लगा कि प्लस के कोर्स में हम ज़्यादा पढ़ाएँगे और अगर डाउट हुए तो अलग से स्पेशल क्लासेस लेके सैटरडे टू सैटरडे आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे और क्लास में तो थोड़े बहुत डाउट सॉल्व होते ही हैं। आपका सीईओ का यूट्यूब कोर्स देखा लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, व्हाट वुड बी द डिफरेंस हियर? कॉन्फिडेंस आएगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा तो। सीओए का वेटेज 8 से 10 मार्क का होता है। कभी-कभी 7-6 मार्क्स भी आया। ऑन एन एवरेज
9 मार्क्स आ ही जाते हैं। एक साल 13-14 मार्क्स भी आए हैं, बन नहीं रहे थे। यश अभी कोशिश करेंगे बनाने की। यही तो डिफरेंस है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्यों, इसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे और अब क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेगा ये भी देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डीपीपी होगी, बिल्कुल होगी। सीओए डीबीएमएस का आरआई भी होगा, पता नहीं। देखो आरआई भी कब होगा कैसे होगा इसकी जो डिसीजन है ना, एक बिजनेस टीम लेती है जो ये सारे लेक्चर्स और सारे कोर्सेज को प्लान करती है ना। तो मुझे उम्मीद है आना तो चाहिए नवंबर दिसंबर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड नॉर्मल स्टूडेंट? नॉर्मल स्टूडेंट का फोकस हर जगह रहता है, टॉपर स्टूडेंट का फोकस एक ही जगह रहता है, मैं कैसे अपने आप को ठीक रखूं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करवाऊं और अपना प्रिपरेशन अच्छा करूं। देख डाला प्लस पे इनिशियल के लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे, कैन आई अटेंड फ्यू लेक्चर्स ऑफ दिस इफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब हियर? सौरभ मुझे उम्मीद है अगर आपने लेक्चर देख लिए हैं तो फिर आपको टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना चाहिए। कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स यहाँ वहां हो सकते हैं, बाकी सब टू सेम रहेगा। अगर एक बार पढ़ चुके हो, क्वेश्चन ठीक ठाक बन रहे हैं, तो आप फिर अपनी दूसरी प्रिपरेशन की चीज को प्लान करो, है ना। मेरी क्लास में बैठने में डेफिनेटली मुझे तो मजा ही आएगा कि बच्चा सुन रहा है, बट मैं चाहता हूं कि आप बड़े थोड़े लार्ज स्टेज के लिए सोचें कि आपको 2 घंटे अगर स्पेंड करने हैं तो कहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या इस लेक्चर को पूरा सुन के और बेनिफिट मिलेगा? कितने मार्क्स इंप्रूव हो पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स। 2 मार्क के लिए आप 60 घंटे का लेक्चर पूरा थोड़े ही देखोगे। इतने में तो आप 60 घंटे में तो आप पता नहीं 3 कोर्सेज का रिवीजन कर लोगे। प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 ईयर और लास्ट 15 ईयर वी कैन डू। उर्वशी आप 2009 के बात कर लो, 2009 से 22 तक, so it will be approximately 9 and 10 12 14 years. पीवाईक्यूज किए, कोचिंग मटेरियल किया, कुछ सब्जेक्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी अफेक्ट हो रहे हैं। यश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अफेक्ट नहीं होने चाहिए, जो कुछ सब्जेक्ट है उनको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। एज आई कैन सी आपने अभी अभी सब्सक्रिप्शन लिया है अनअकैडमी प्लस का, तो जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं अब उन पे काम करते हैं ताकि उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। सर स्टार्टिंग में 30-40% ही पीवाईक्यू हो पा रहा है। रंजीत जी अगर आप इसको 50% पीवाईक्यूज तक लेके आ सकते हैं ना किसी भी कोर्स में, तो ये काफी अच्छा है। शुरुआत के कुछ कोर्सेस में कम पीवाईक्यू बनते हैं चलेगा, बट लेटर ऑन जब आप कोर्स टू कोर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाते हो तो धीरे धीरे करके आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ रहा है। दीप जॉय जी, मैं क्या करूंगा, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा मैं आपको पीवाईक्यूज दे दूंगा, आप फिर उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने टाइम पे सॉल्व कर लीजिए, और जब भी वो सॉल्व हो जाएगा फिर आप अगर सॉल्यूशन मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लो। यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस के लिए या आपके सॉल्यूशन के लिए है ऑलरेडी, वहां से कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन ही देखना है ना, अगर कहीं डाउट है तो क्लास में आके पूछ लो। डीबीएमएस और ओएस कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट सीओए और कौन सा सब्जेक्ट लूं? नमनो आप ये बताओ पहले कि गेट 23 को प्लान कर रहे हो या 24 को टारगेट कर रहे हो? विपिन गिव मी अ मिनट, आई विल टेक वन मोर मिनट एंड विल स्टार्ट। 23 तो नमनो फिर आपको तो बेटा बहुत सारे कोर्सेज करने हैं। सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये तीनों उठा लो। फिर आप सीओए तो ले ही रहे हो एक साथ में, फिर टीओसी सी भी उठा लेना, फिर डीबीएमएस ओएस हो जाएगा, सीओए हो जाएगा, डिस्क्रीट मैथ और मैथ उठा लेना। ठीक है, ये कर लो। चलो शुरू करें। ओके, जो लोग मेरी क्लासेस अभी ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने आज तक मेरी कभी कोई क्लास यहाँ पे नहीं ली है तो मैं बता दूं कि कोई भी टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट होता है तो शुरुआत में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ 2% 3% चीजें बताई हुई रहती हैं और बची हुई अननोन रहती है आपके लिए। तो शुरुआत में डाउट भी बहुत आते हैं, क्वेरीज भी बहुत आती है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अगर मैं आपके क्वेश्चन को इग्नोर करूं तो ये समझ लीजिएगा कि सर इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि
मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और सुने समझे, बट सब सारी चीजें जब मैं बता दूंगा तब आपको वो उस चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, मैं आपके डाउट्स तो डेफिनेटली लूंगा ही लूंगा, ये गारंटीड है। बट आपके डाउट्स अभी लेना जरूरी है या नहीं है ये मैं डिसाइड कर लूंगा, है ना। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम कम लगेगा चीजों को समझाने में, अदरवाइज मैं अननेसेसरी डाउट्स अभी लेके टाइम वेस्ट करूंगा आपका भी और मेरा भी, है ना। चलिए, तो अगर डाउट आते हैं आप लोग ड्रॉप तो कर ही दीजिएगा, बट आई विल सी कि वो डाउट मुझे लेना है कि नहीं लेना है बेस्ड ऑन उसके मेरिट पे, है ना। दूसरी चीज ये है कि आप लोग कंटिन्यूअसली यस नो टाइप करने की बजाय एक सिंपल सा ये वाला इमोजी अगर आप टाइप करेंगे यस के लिए तो दैट विल बी फाइन फॉर मी। अगर ये इमोजी चलेगा आपके लिए तो मेरे लिए बेस्ट है ना। चैट्स कम से कम होंगी तो मेरा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा, अगर कुछ मैं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आया है आप ये कर दीजिए, दैट विल बी गुड फॉर मी। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के साथ में ये कोर्स जो है वो दो टॉपिक का बना हुआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। बट उसके पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये कोर्स को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू नाम की एक चीज होती है सिस्टम में, वो क्या है। मेमोरी नाम की एक चीज होती है, वो क्या है। मैं समझाऊंगा इनकी डेफिनेशंस, बट फिर भी कहीं ना कहीं सुना होना चाहिए आपको ये। फिर एक नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैंने ना यूट्यूब पे लेक्चर ले रखे हैं दो, आप सिर्फ लिखिएगा COA प्री रिक्वेसाइट्स। अगर आपने डिजिटल पढ़ा नहीं है तो ये ऐसा लिखिएगा, दो लेक्चर है L1 और L2, दोनों सुन लीजिएगा। जब आप सुनेंगे तो आपको नंबर सिस्टम और बेसिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर डिकोडर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सुनिए जरा और समझिए कि ये कोर्स बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका वेटेज काफी अच्छा है। इसके अलावा इस कोर्स को पढ़ना तब भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन और प्रोग्रामिंग कैसे काम करते हैं उनको और डीप में समझने के लिए भी ये कोर्स अच्छा है आपके लिए। और तीसरी चीज है, अगर आप ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में जाओगे तो डीबीएमएस भी अगर आप पढ़ते हो तो वहां भी आपको कैशिंग, मेन मेमोरी डिस्क का एक्सेस, ये सब काम आता है। हार्डवेयर डिजाइन की बात करते हैं तब भी आपको सीओए बेसिकली आना चाहिए। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत जगह काम आता है, आप जब अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएंगे तब भी वहां पे आपको छोटी छोटी चीजों में इसका काम आ सकता है। ये एक टेबल है जो आप पूरे सीओए तक और मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मरते दम मतलब आपका मरण है गेट एग्जाम वाले दिन, उसके बाद मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है आपका एडमिशन दिलाने का है, और ये टेबल आपको एडमिशन दिलाने तक याद रखनी है, आप समझ लीजिए। क्या है इस टेबल में, सिंपल सी बात है कि किलो, मेगा, गीगा और टेरा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन में हमारा टारगेट क्या है। क्या हम उन कैलकुलेशन में कोई टाइम निकाल रहे हैं कि इस चीज के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर कैलकुलेशन में हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम के लिए जब भी हमारा फाइनल रिजल्ट टाइम में आएगा, हम किलो को 10 की पावर 3 लेंगे, मेगा को 10 की पावर 6 लेंगे, गीगा को 10 की पावर 9 लेंगे और टेरा को 10 की पावर 12 लेंगे। ये कंफर्म है, इसको हमें चेंज नहीं करने का। और बात है कि अगर बिट या बाइट या कोई और भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एड्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं या नंबर ऑफ लोकेशंस, नंबर ऑफ सेल्स, कुछ भी और है, हमारा टारगेट ऑफ कैलकुलेशन कुछ भी और है जो टाइम नहीं है, तो फिर हम इन चारों को कैसा लेंगे, 2 की पावर में। 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, दो चार क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, हाँ सर यहाँ तो टाइम निकाल रहे हैं, अच्छा टाइम का कैलकुलेशन है तो हम 10 की पावर में लेंगे, अच्छा सर यहाँ तो टाइम का कैलकुलेशन है नहीं तो 2 की पावर में। ये अगर आपने याद रखा तो आधे से ज्यादा कंफ्यूजन तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब एक ही क्वेश्चन में हम इन दोनों को, किलो को एक ही क्वेश्चन के अंदर एक बार हमने 10 टू द पावर 3 कर मानना है, एक बार 2 की पावर 10 मानना है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों बार कैलकुलेशन अलग है, इसलिए।
तो याद रखिएगा फाइनल रिजल्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टाइम तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 की पावर याद होनी चाहिए सपने में भी, सपने मतलब सबकॉन्शियस माइंड में भी। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 6, 8, 2 की पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512 और 2 पावर 10 1024, 2 पावर 11 2048, 2000 2 पावर 12 4096। इतना कम से कम तो याद रख ही लेना एट लीस्ट, फिर बाकी का आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। याद रख लीजिएगा, काम आएंगी, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपको किसी क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने के काम आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि गेट एग्जाम टफ नहीं होता अगर आपको पूरे 10 घंटे 12 घंटे दे रखे होते एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, इतना पेपर के लिए टाइम मिलता, बट टाइम होता है कम। तो जो जितनी जल्दी जहां पे टाइम बचा सकता है वहां से वो रैंक निकाल के लेके आता है बच्चा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर छोटी से छोटी चीज को हमें इतना क्विकली सॉल्व करना है जो दूसरा ना कर पाए, और वहीं से आती है रैंक। चलो अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है अलग चीज। दो चीजें हैं, दो पार्ट है कंप्यूटर डिजाइनिंग के। पहला आता है आर्किटेक्चर, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है सर, किसी भी घर को बनाने के लिए, कोई भी, अगर जैसे मुझे घर बनवाना है, ठीक है, मेरे पास एक प्लॉट है, तो मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा पहले घर का, जिसको बोलते हैं हम फ्लोर प्लान या नक्शा। ठीक है, मैप बनाएंगे कि अच्छा यहाँ से एंट्रेंस होगी, यहाँ पे लिविंग रूम होगा, यहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, फैमिली रूम होगा, पीछे किचन होगा, ये वाला एक बेडरूम हो जाएगा, यहाँ पे अटैच टॉयलेट हो जाएगी, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी सिर्फ मैंने ब्लूप्रिंट बनाया, डिजाइनिंग इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया, है ना। ब्लूप्रिंट बनाया, जी हाँ, ये ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब है आर्किटेक्चर बनाया मेरे घर का कि मुझे घर कैसा बनाना है, किस जगह पे कौन सा रूम आएगा और किस रूम की क्या यूटिलिटी है। ये वाला रूम आई विल यूज एज अ किचन, ये वाला रूम आई विल यूज एज अ लिविंग, ये वाला रूम आई विल यूज एज अ डाइनिंग। तो हर एक रूम की स्पेशल यूटिलिटी मैंने फिक्स कर दी, उसका ऑपरेशन फिक्स कर दिया कि इस पे क्या होना है। ये है आर्किटेक्चर। पर जब ये आर्किटेक्चर को यूज करके हम इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज होती है कंप्यूटर के डिजाइन में। जब एक नया कंप्यूटर, नया मतलब जिसका डिजाइन ही कुछ डिफरेंट है, एक नया कंप्यूटर मुझे स्क्रैच से एकदम जीरो से बनाना है, तो पहले देना पड़ेगा उसका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, आर्किटेक्चर का मतलब है, मैं बताऊंगा कि मेरा जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या डिवाइसेस लगेंगे, सीपीयू लगेगा, रैम लगेगी, हार्ड डिस्क लगेगी, आईओ डिवाइसेस ये लगेंगे, सब मैं बता दूंगा। फिर ये बताऊंगा कि सीपीयू का डिजाइन क्या है, सीपीयू जो है उसका डिजाइन कैसा होगा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकली मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑन द पेपर काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट कि ये सीपीयू का इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। ऐसा अगर मैंने कर दिया तो मैं बोलूंगा कि मैंने एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिटेल में दे दिया। अब उस आर्किटेक्चर को करेंगे इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या लगेगा, ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपने कहा कि सर आप तो रैम लगा रहे हो, ठीक है, अब रैम किस टाइप की बनी होगी सर, ये ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। ये रैम आपने लगा तो दी, ये सीपीयू से कैसे बात करेगी सर, सीपीयू से कैसे इंटरेक्ट करेगी सर, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल। मींस आप आर्किटेक्चर में सिर्फ ब्लूप्रिंट देते हैं, डिजाइनिंग देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे कि ये जो अलग अलग डिवाइसेस दी हैं ये आपस में बातें कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि जब आपकी ये सारी डिवाइसेस आपस में बातें करेंगी तो क्या हम परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की हर एक टेक्निक जो इंप्लीमेंट करेंगे वो आएगी ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट। डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है एक कंसेप्चुअल डिजाइन और फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। डेफिनेशन बेसिक है,
इससे कोई क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, बट समझ में आनी चाहिए क्या होता है। आपने बताया कि कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी और उनके क्या क्या ऑपरेशंस होंगे और कैसे कैसे वो काम करेंगे। ठीक है, मैंने बताया सीपीयू होगा, सीपीयू क्या क्या कर पाएगा। मेन मेमोरी होगी रैम, रैम क्या क्या कर पाएगी। ये आईओ डिवाइस होगी लेट्स से कीबोर्ड, वो क्या करेगा। कैमरा का अटैच कर सकते हैं, वो क्या करेगा। इन सब की डिटेल आपको बतानी कि ये एक आईओ डिवाइस ये वाली लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, और इनका काम ये होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। सिर्फ यही आपने बेसिकली एक डिजाइनिंग तौर पे दे दिया। इसको और थोड़ा डिटेल में समझें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम 4 चीजें देते हैं। पहला है सीपीयू का डिटेल्ड डिजाइन, दूसरी चीज होती है इंस्ट्रक्शन, तीसरी चीज है एड्रेसिंग मोड्स, और फोर्थ चीज है डेटा फॉर्मेट। आप में से कितने लोगों ने एक कोर्स माइक्रो प्रोसेसर कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ट्रू मीन्स यस, फॉल्स मीन्स नो। जल्दी से क्लिक करो। माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक था आपके कॉलेज में। 50% था ही। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमको आता है कि नहीं आता है, पढ़ा है क्या। 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर थे। 8085 कुछ तो। चलो, सेमेस्टर में था। अरे तुमने कितने दिन में एग्जाम दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, था या नहीं था, बस इतना पूछना था मुझे। अगर आपके एग्जाम में कहीं था या नहीं भी था तो कहीं देखा हो बाय चांस, तो कहीं ना कहीं ना आपने ब्लॉक डायग्राम देखा होगा सीपीयू का। देखा है कभी, है ना। ब्लॉक डायग्राम देखा होगा, यहाँ पे लगा रहता है ALU, इस तरीके से कुछ लाइनें रहती थी, है ना। यहाँ पे रजिस्टर स्टैक है, यहाँ पे कुछ मेमोरी है, इस तरीके से कोई डायग्राम रहता था, है ना। कुछ तो डायग्राम था ऐसा। अगर देखा हो बाई चांस, वो ब्लॉक डायग्राम जो था ना, वो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है। क्या है बेसिक आर्किटेक्चर की, कंप्यूटर डिजाइन कैसे हुआ है, अंदर सीपीयू का अंदर का डिजाइन कैसा है, दैट इज द सीपीयू डिजाइन। तो सीपीयू डिजाइन का मतलब है कि सीपीयू में क्या क्या रहेगा अंदर, वो पूरी जानकारी चाहिए, सब कुछ। इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको समझ में भी खास आएगा। जिन्होंने कोर्स पहले नहीं पढ़ा है उनको पता भी नहीं चलेगा। सो वेन एवर द टाइम विल कम आई विल टेल यू, एंड फिर कनेक्ट भी करूंगा आपको यहाँ से। डेटा फॉर्मेट बताता हूँ होता है। ये 4 चीजें आर्किटेक्चर टाइम पे दी जाती हैं एक कंप्यूटर सिस्टम की। पूरा सीपीयू का डिटेल डिजाइन मैंने बना दिया, सीपीयू क्या क्या कर सकता है, सारी डिटेल डिजाइनिंग कर दी उसकी ऑन द पेपर, है ना। इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड दे दिए और डेटा फॉर्मेट बताया। डेटा फॉर्मेट बताने का मतलब क्या है। डेटा फॉर्मेट बताने का मतलब है कि भैया मेरा सीपीयू अगर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए चाहिए उसको डेटा। डेटा मतलब इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। ये सब डेटा जब सीपीयू के पास जाएगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा। अब आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ बाइनरी समझता है। एक कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है, बाइनरी। तो कोई भी नंबर जब आप टाइप करते हो अपने कीबोर्ड से, तो वो सीपीयू तक प्रोसेस होने तक जाने के पहले बाइनरी में कन्वर्ट होके जाता है। अब बाइनरी में भी किसी नंबर को प्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। बाई चांस कभी आपने सुने हो, एक नॉर्मल नंबर को रिप्रेजेंट करने के साइन मैग्नीट्यूड रहता है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड रहती है, सुना है कभी। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड रहती है, सुना तो होगा यार, याद है नहीं है पता नहीं, पर सुना तो डेफिनेटली होगा। ये डिजिटल लॉजिक में आता है। अब ये बता, एक नंबर -5, इस -5 को बाइनरी में कैसे किस फॉर्मेट में लिखे। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा सीपीयू जो है किस फॉर्मेट में प्रोसेसिंग करेगा। उसके लिए आपको सीपीयू का एक डेटा फॉर्मेट बताना पड़ता है। जब आप सीपीयू डिजाइन करते हो ना, तो सीपीयू की डिजाइनिंग के टाइम पे, आर्किटेक्चर टाइम पे सीपीयू की डिजाइनिंग इस फॉर्मेट के बेसिस पे होती है।
इस फॉर्मेट के बेसिस पे होती है कि कोई भी नंबर अगर सीपीयू के पास आएगा तो वो इंटीजर टाइप का नंबर इसी फॉर्मेट में रहेगा, कैरेक्टर टाइप का नंबर इसी फॉर्मेट में रहेगा और फ्लोट टाइप का नंबर इस फॉर्मेट में रहेगा, जिससे सीपीयू जब भी किसी प्रोसेसिंग में जाए तो उसकी एल्गोरिदम सही काम करे, क्योंकि सीपीयू में कहीं ना कहीं तो उसने सर्किट लगा रखे हैं, सर्किट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारे काम करेगा। अब बहुत सारे काम करने के लिए आपने जो डिजाइनिंग कर रखी है वो एक टाइप के फॉर्मेट की कर रखी है कि डेटा कोई भी आए सीपीयू तक आने के पहले उस डेटा को इसी फॉर्मेट में रखना है। ये फॉर्मेट कब डिसाइड होता है? आर्किटेक्चर टाइम। फॉर्मेट किस किस टाइम पे डिसाइड होता है? आर्किटेक्चर टाइम। तो जब भी कभी आप कोई भी नंबर किसी भी रीजन की वजह से सीपीयू तक भेजते हैं तो वो नंबर किस फॉर्मेट में होना चाहिए? उसी फॉर्मेट में जिसमें कि आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। जो भी फॉर्मेट में आर्किटेक्चर डिजाइन किया है वो डेटा फॉर्मेट में उस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सीपीयू उसको प्रोसेस करके और आपको करेक्ट रिजल्ट दे सकता है। समझ आ रहा है कुछ? तो डेटा फॉर्मेट का मतलब है कि सीपीयू किस फॉर्मेट में नंबर और कैरेक्टर को समझेगा वो डिसाइड करना, वो भी आर्किटेक्चर टाइम पे ही हो जाता है। ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये डील करता है फिजिकल डिवाइसेस और उनके इंटरकनेक्शंस पे। मतलब कि इसका मतलब है ये इम्प्लीमेंटेशन करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर। किसी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपने पेपर पे बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करो। आपने जो डिवाइसेस बनाई हैं उनको फिजिकली इम्प्लीमेंट करो। सीपीयू को फिजिकली बनाओ, मेन मेमोरी रैम को फिजिकली बनाओ। बनाओ मतलब हार्डवेयर बनाओ उसका। कैसे बनाओगे? सेमीकंडक्टर चिप बनाओगे, किस टाइप की चिप बनाओगे, जो भी बनाओगे वो फिजिकल डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में आएगा। फिर आपने कहा सीपीयू है, हाँ है। आपने कहा रैम है, आपस में बातें कैसे करेंगे? दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन कैसे होगा? उस इंटरकनेक्शन की मेथड इंप्लीमेंट, वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट में आएगा। ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, ये बहुत जरूरी है। आपने कहा सीपीयू बात करेगा, किससे बात करेगा? इस रैम से। ओहो, आप बचपन के दिन याद आ गए, है ना? किसी न किसी की तो याद आई होगी बात करने के चक्कर में। पक्का? नहीं? कहाँ है? पड़ोस में है कोई? कॉलेज में है कोई जिसकी याद आई? सीपीयू बात करेगा रैम से, ओके, सीपीयू विल इंटरेक्ट विद द रैम, ठीक है। बट देखो सीपीयू बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा। रैम बहुत स्लो होता है कंपैरेटिवली। अगर एक छोटे ऑपरेशन की बात करें तो सीपीयू में एक ऑपरेशन नैनो सेकेंड्स में होता है और वही ऑपरेशन रैम मेमोरी में मिली सेकेंड या 100 नैनो सेकेंड होता है। अगर माइक्रो सेकेंड तक जाता है टाइमिंग तो देखो स्पीड मिसमैच तो है। अब सीपीयू तो इतनी देर देर रुकेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कि सीपीयू ने इस रैम को बोला भैया मेरे को एक डेटा भेजो, रैम ने 100 नैनो सेकेंड ले लिया, सीपीयू 1 नैनो सेकेंड में जो काम कर सकता है उसके लिए उसको 100 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस तो स्लो हो जाएगा सीपीयू। तो इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगाते हैं। कैश मेमोरी नाम ने कभी सुना हो तुमने? सुना है कैश मेमोरी का नाम? तो कुछ कुछ मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि हमारा जो ये इंटरकनेक्शन है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप खुद भी चाहते हो कि अगर नया फोन, नया लैपटॉप या कुछ भी नई चीज लोगे तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, है ना? अच्छा परफॉर्मेंस होगा तभी तो आप वो नई चीज खरीदोगे ज्यादा पैसे दे। तो ये लोग कैसे इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को? कहीं ना कहीं और चेंजेस करके। अच्छा, मैंने कहा आईओ आईओ डिवाइस है, ओके आईओ डिवाइस है। अब ये आईओ डिवाइस से भी सीपीयू इंटरैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये इंटरैक्शन की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है? मैकेनिज्म इंप्लीमेंट की गई अलग अलग। इंटरप्ट मोड लाया गया, डीएमए मोड लाया गया। ये नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर रहे, कहीं पहले सुने हो तो भी आपको पता चल जाए कि अच्छा हाँ होता है कुछ तो ऐसा। नहीं भी होता है तो पढ़ेंगे एक एक करके। बट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स लगाई गई, मेथड्स लगाई गई और अलग अलग टेक्निक के थ्रू परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया ताकि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए। और वो एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है, हमेशा काम आएगा, हमेशा। अब इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में
यार पेज रिफ्रेश हो गया मेरा अचानक से, ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या हुआ। ओके ना, चलो ठीक। तो क्या कहा मैंने, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या मिलेगा, आईओ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आईओ डिवाइसेस को वो, मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो, और परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है वो। ठीक है, तो ये चार चीज मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ये आर्किटेक्चर में आती है, ये ऑर्गेनाइजेशन में आती है। बस यही हमारा चैप्टर है पूरा। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ सबसे पहले, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन चैप्टर पे जाएंगे सेकंड, इंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर ही एड्रेसिंग मोड आएंगे। उसके बाद में हम सीपीयू डिजाइन पे जाएंगे, सीपीयू डिजाइन में हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी आ जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट पे जाएंगे, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आयो का, फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इसी में आपके पास आ जाएंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैश और डिस्क। क्यों ऐसा हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है बार बार पेज, आई डोंट नो। कैश और डिस्क आएंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में हम देखेंगे पाइपलाइन सिक्स। ठीक है, उसके पहले एक ये डेटा फॉर्मेट बच गया है, इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वॉइस क्लियर है अभी? तो इस तरीके से हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर कोर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये दो चैप्टर, और इसीलिए मैक्सिमम एजुकेटर्स इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बट मेरा थोड़ा सा मानना अलग है। मैं डायरेक्टली ये स्टार्ट कर दूंगा तो मैं खुद ही नहीं समझा पाऊंगा आपको कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ चलेंगे। तब जब तक यहाँ आप पहुंचोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छी हो चुकी होगी, तो फिर आपको ना समझने में आसानी होगी टॉपिक्स को। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, चलो। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज समझ में आई होगी। इस डेटा फॉर्मेट को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भैया पेन, तुम कहाँ जा रहे हो? इज दैट लैग? इज देयर एनी लैग? one second, one second. My video will be paused for a few seconds, okay? अच्छा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी, ये आपने समझा? है ना? अच्छा, जब आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास जो डेटा होता है वो दो टाइप का होता है। या तो डेटा एक नंबर है, या फिर वो एक कैरेक्टर है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर डेटा एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भली भांति समझा होगा। बिल्कुल निखिल, बिल्कुल सही बोला आपने, कि एक कोई एनकोडिंग सिस्टम होगा जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि भैया कैरेक्टर को नंबर्स में कैसे या बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो ऐसे दो तरीके होते हैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका होता है आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और दूसरा होता है बीसीटी आईसी। बट ये बीसीटी आईसी जो है वो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड बीसीटी आईसी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बीसीडी आपने कोड पढ़े होंगे, जो बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये होते हैं बाइनरी को, नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल में, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया। और
एक्सटेंड करने के बाद हमने कैरेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन दिया नंबर के साथ में। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर को डेटा में रिप्रेजेंट करने के। अब अगर नंबर है तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो नंबर फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम समझेंगे, ये मैं चैप्टर जब भी आएगा कांग्या भैया, ये रहा डेटा फॉर्मेट, यहाँ पे समझाऊंगा बिल्कुल, है ना। जब डेटा फॉर्मेट का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आए, जब आपका पूरा आर्किटेक्चर पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। फिक्स पॉइंट में हमारे पास नंबर जो है वो दो टाइप का होता है, या तो अनसाइंड है या साइंड है। अगर अनसाइंड है तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना आसान है बाइनरी में, जो आप सबसे पहले कभी बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम समझे होंगे तो सबसे पहले आपको यही बताया होता है। इट्स नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें है ही नहीं, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, साइन है ही नहीं। तो आप रिप्रेजेंट करते हो जीरो को ऐसे, वन को ऐसे, टू को वन जीरो से, थ्री को वन वन से, फोर को वन डबल जीरो से। पढ़े है ना ये आपने कहीं तो, देखा है ना आपने, है ना। चलो, साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के बाइनरी में तीन तरीके होते हैं जो मैंने अभी आपको लिखा था। एक तो होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब इन सब में से कोई एक ही तरीका सिस्टम में यूज होता है कि नंबर के लिए इन तीनों में से कोई एक, अगर वो साइंड है और फिक्स्ड पॉइंट टाइप का है, अगर वो फ्लोटिंग टाइप का है तो उनमें भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक कैरेक्टर टाइप का है तो इन दोनों में से कोई एक। जब आप आर्किटेक्चर डिसाइड करते हो एज अ साइंटिस्ट, तब डिसाइड कर लेते हो कि मेरा कंप्यूटर जब भी कभी साइंड नंबर लेगा फिक्स्ड पॉइंट टाइप का तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में लेगा, तो उसका एडिशन भी उसी फॉर्मेट में करवाएंगे, डिलीशन सब्ट्रैक्शन भी उसका, मल्टीप्लीकेशन भी, डिवीजन भी, जो भी उस पर परफॉर्म करना है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के अकॉर्डिंग। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा तो वो इसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होगा ताकि मैं, मेरा सीपीयू उसे समझ पाए कि कैसे उसे प्रोसेस करना है, उस पर परफॉर्म करना है ऑपरेशन। कैरेक्टर आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा ताकि मैं उसे समझ पाऊं कि एग्जैक्टली ये कैरेक्टर कौन से टाइप का कैरेक्टर है ना। ये कैरेक्टर जो है वो, ये एबीसीडी वाला कैरेक्टर है, ये इंसानों वाले कैरेक्टर नहीं है, वरना उन्हें समझना मुश्किल है। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, यार तू स्पेशल कैरेक्टर है वो वाला, वो उनको समझना आसान नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों को कि बाइनरी नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं एक्सेट्रा। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके, एक मिनट, आप लोग परेशान हो जाओगे, जस्ट लेट मी गिव यू द सेक्शन। देखिए एक लिंक आपको, आर यू एबल टू सी अ लिंक हियर, है ना। और ये दो लिंक मैंने भेजी हैं, ये है प्री रिक्विजिट फॉर सीओए। अगर आपने डिजिटल लॉजिक नहीं पढ़ा है तो फिर आप ये दो लेक्चर देख लीजिए, डिजिटल लॉजिक पढ़ लिया है तो फिर तकलीफ नहीं है ना। पिन कर दूं, यार दो लिंक को एक साथ पिन नहीं कर सकता, मैं एक को कर सकता हूं, अगर दूसरे को करने जाऊंगा तो वो पहली वाली हट जाएगी, है ना। दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने किया है फर्स्ट वाले को, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो एज इट इज आप सीओए प्री रिक्विजिट लिखोगे, L2 लेक्चर मिल जाएगा, यूट्यूब पे मैंने लिया था,
सिर्फ इसलिए ताकि आप में से कोई भी लोग अगर इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। जिन्होंने सीओए पहले पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिन्होंने यू नो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और जिनने डिजिटल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें ना नंबर सिस्टम बताया है कि नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है बाइनरी का हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी एक्सेट्रा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि ये काम आएगा, है ना। आयुष अब चाय भी पूछ ही लो, नए टैब की बात कर ही रहे हो तो फ्रेंड्स को अगले क्लास तक। हाँ जी बिल्कुल राहुल जी, 1-2 क्लास तक आप देखोगे तो काम हो जाएगा, 2 से 3 क्लास तक आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं। ये 3 बेसिक कंपोनेंट है एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। एक होता है सीपीयू, दूसरा होता है मेमोरी, तीसरा होता है आईओडी। क्या होता है सीपीयू? सीपीयू फुल फॉर्म मत बताना, कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन बताने का, फुल फॉर्म नहीं बताने का, ठीक है। अनटिल अनलेस यू डोंट नो द डेफिनेशन तो फिर आप सीपीयू का फुल फॉर्म बता दो चलेगा। तो सीपीयू एक जो डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है, जो कि बहुत मेन डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम की, जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और पूरे सिस्टम में जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उन सबके लिए इंस्ट्रक्ट करता है सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। इट इज द हार्ट, किडनी, एवरीथिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इस सीपीयू का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है सीयू कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है आलू, एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये है घर की लेडी, मम्मी, वही घर को पूरा कंट्रोल करती है और बताती है किसको क्या क्या काम करने का है ना। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। कौन बताता है? मम्मी बताती है, घर की लेडी। और ये है हस्बैंड जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सुनता है इनकी, करता ऑपरेशन यही परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूशन यही करना है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी चीज, चाहे वो आपका कैमरा हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर हो, अगर हार्डवेयर को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कौन बताएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ये कंट्रोल यूनिट। और ये एएलयू जो है वो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आती है। ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वो सब, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और, ये वो सब कौन करता है? एएलयू करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके और पूरा सीपीयू चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, घर चलाते हैं। फिर आता है मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम इसके बाहर होता है सीपीयू के, और इस मेमोरी सिस्टम में दो टाइप की मेमोरीज लगी होती है। एक होती है प्राइमरी या मेन मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास आते हैं रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास डिस्क आती है, जो भी टाइप की आप डिस्क ले लो, सेकेंड मैग्नेटिक डिस्क हुआ या एसएसडी ड्राइव हुआ है, सब कुछ। ये काम क्या करती है? ये स्टोरेज के लिए काम आती है। दोनों मेमोरीज जो हैं, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करता है तब या तो परमानेंट स्टोरेज आपको करना है फाइल्स का, प्रोग्राम्स का एंड ऑल, तो सेकेंडरी मेमोरी काम आती है। अगर टेम्पररी स्टोरेज रखना है ताकि सीपीयू प्रोग्राम को रन कर पाए, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी काम आती है। तो स्टोरेज के लिए मेमोरी सिस्टम लगता है, डेफिनेटली स्टोरेज तो लगेगा ही, तभी तो हमारा सिस्टम काम करेगा। और फिर आती है आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस क्यों लगती हैं? ताकि कोई भी कोई भी यूजर इस कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट कर पाए। अब क्या क्या आईओ डिवाइसेस होती हैं? कैमरा है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, माउस है, डिस्प्ले यूनिट है, प्रिंटर है, माइक, आपके पास स्पीकर है, जॉयस्टिक है, सब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से यूजर इंटरैक्ट करता है सिस्टम से, इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मींस वो सारी डिवाइसेस जो इनके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में अटैच होती हैं ताकि यूजर सिस्टम को इनपुट दे पाए या सिस्टम से आउटपुट ले पाए। उसके लिए जो डिवाइसेस यूज में आती हैं वो आती हैं ये आईओ डिवाइसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
If that is clear to everybody, then let's go ahead and let's talk about this. But before I will explain this, I will have to explain a small thing, that how actually a computer system works. Okay, so before that, I'll have to explain you a few things. I hope all of you are using mobile phones which are smartphones. कभी तो यूज किया होगा सब लोगों ने, स्मार्टफोन यूज तो किया ही होगा, है ना? कितनी रैम है आपके फोन के अंदर? व्हाट इज द रैम साइज? आपके स्मार्टफोन में रैम साइज कितनी है? 16 GB? सीरियसली? बहुत ज्यादा है। मेरे इसमें कितनी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, 8 GB, 4 GB। और क्या करते हो इस रैम का यार? इतनी सारी रैम का क्या यूज है? 16 GB रैम का क्या मतलब? 6 GB 8 GB रैम का यूज क्या है? क्यों क्यों है इतनी बड़ी रैम आपके सिस्टम में? इसका यूज क्या है रैम का? रैम का परफॉर्मेंस, स्पीड। देखिए रैम का यूज क्या होता है, क्या आप अपने जो भी प्रोग्राम या एप्स इंस्टॉल करते हो वो आपकी रैम में होती है? डज इट हैपन लाइक दैट वे? जैसे ये मेरा फोन है, ये सारी एप्स मेरे डाउनलोडेड है, ये सारी एप्स जो डाउनलोडेड हैं वो क्या मेरी रैम में होती है? नहीं, वो होती है मेरी सेकेंडरी स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज हो या एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, कहाँ रहती है सारी एप्स? मेरे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आपके पास हार्ड डिस्क या एसएसडी ड्राइव होती है ना? एसएसडी ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। उसमें आप क्या रखते हो? सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस रखते हो, फाइल्स भी रखते हो अपनी स्टोर्ड, आपके फोटोग्राफ्स, आपकी इमेजेस, वीडियोस जो आपके पास है, सब कुछ। बट आप अपने प्रोग्राम्स जो चलाना चाहते हो, जो भी ऐप आप चलाना चाहते हो, उनको आप रैम में लेके आते हो ताकि सीपीयू वहां से पढ़ के उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। लाइक मेरे पास है फोन, है ना? ठीक है, इस फोन में मैं अभी अभी करंटली, अगर आप मेरा मेरा लेक्चर फोन में देख रहे हो, तो मैंने आप मतलब आप लोगों ने अभी एक ऐप चला रखी है। कौन सी वाली? अनअकैडमी लर्नर ऐप, है ना? है आपके पास वो ऐप? अगर आपने उस ऐप को खोला और उसको चलाने की कोशिश की, इसका मतलब है कि वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है ऐप। पर उस ऐप का जो कोड लिखा है ना, प्रोग्राम लिखा है ना, वो रैम में होना जरूरी है। अगर आप मुझे अभी लेक्चर देख रहे हो मेरा, अगर वेब के थ्रू देख रहे हो, तो कोई वेब ब्राउजर चला रहे हो पक्का अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आप वेब एप्लीकेशन खोल के बैठे हुए हो, ये वेब एप्लीकेशन एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आपने इंस्टॉल किया था सेकेंडरी मेमोरी में, बट जब आप उसको रन करते हो तो वो रैम में आता है प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम सीपीयू इस रैम से रन होता है। सीपीयू क्या करता है? उस प्रोग्राम के एक एक लाइन को रीड करके और एग्जीक्यूट करता है। तो रैम का काम क्या है? रैम का काम बस इतना है कि सीपीयू को वो सारा डेटा और वो सारे इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि कोड, वो सारे प्रोग्राम के कोड सीपीयू तक पहुंचाए जाएं जो यूजर चलाना चाहता है। जब आप बोलते हो ना सर हमारे पास 16 GB रैम है, अगर आप रैम का यूसेज ट्रैक कर सकते हो तो करो एक बार अभी करंटली कि कितनी रैम यूज हो रही है। अगर आप चाहते हो विंडोज में देखना, तो आप टास्क मैनेजर में जा सकते हो। टास्क मैनेजर में जा सकते हो करंटली, कैसे? कंट्रोल और डिलीट प्रेस करके टास्क मैनेजर में जाओ। ठीक है, टास्क मैनेजर में आपको दिखेगा कि आपकी मेन मेमोरी कितनी यूज हो रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है। तो जब आप देखोगे करंटली, मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को यहाँ दिख रहा है 73% मेरी मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, 73% यूज हो रही है मेन मेमोरी। अगर मैं और प्रोग्राम्स लेके आऊंगा तो और ज्यादा मेन मेमोरी यूज होगी। अगर मैंने प्रोग्राम कुछ हटा दिए, मतलब बंद कर दिए, तो वो कम होने लगेगी। आई बात समझ में? तो ये रैम का काम क्या है? रैम का काम है जितने भी करंट रनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो सारे करंट रनिंग प्रोग्राम्स रैम के अंदर रहते हैं ताकि सीपीयू उन्हें वहां से रीड कर करके और एग्जीक्यूट कर पाए। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं कह रहा हूँ यहाँ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक सा चीज है बट पता होना चाहिए अगर ये कोर्स पढ़ रहे हो आप तो रैम का काम क्या है? मेन मेमोरी का काम क्या है? वो सारे रनिंग प्रोग्राम्स जो कि सीपीयू को चाहिए रन करने के लिए, वो रैम में होना जरूरी है।
ठीक है, एक बेसिक सी सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है ना, मेरे पास फोन, मेरा भाई खुल जाओ, मेरे पास फोन है, ठीक है, मैंने इसमें एक एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की, लेट्स अज्यूम मैंने ये वेदर एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की। तो जैसे ही मैंने ये वेदर एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की, ओपन किया, वो ऐप पहले लोड होगी रैम के अंदर, फिर वहां से सीपीयू उसको रन करेगा, तब जाके मुझे ये डिस्प्ले आया है बेंगलुरु वेदर। जी हाँ, अगर आप रन करना चाहते हो गेम को, तो गेम पहले आपके सीपीयू में रन होने के पहले वो रैम में आता है। अगर गेम का साइज बहुत बड़ा है तो फिर ज्यादा रैम की जरूरत लगती है, ताकि गेम का मैक्सिमम पार्ट आपका रैम में रह पाए, तब जाके सीपीयू उसको बार बार रन कर सकता है, अच्छे से रन कर सकता है। इसीलिए आप बोलते हो ना, गेम ज्यादा बड़ी रैम मतलब अच्छा परफॉर्मेंस, इसीलिए, क्योंकि आप देखोगे रैम में वही प्रोग्राम्स नहीं होते जो आप चलाना चाहते हो, कुछ सिस्टम के प्रोग्राम्स भी रहते हैं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं है कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए चलता रहता है, अपडेट चेक हो जाए उसके लिए चलता रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे बैकग्राउंड करते हैं। हाँ जी, हैंग करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडा है, वो इसमें समझेंगे। व्हाई इन रैम साइज बिकम स्मॉल, वो अलग फंडा है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। बट रैम का मतलब क्या है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रैम? चलो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। कैश रैम में ही है या सीपीयू में? नमो जी, कैश जब आएगा तब देखेंगे इसको, है ना? जब भी आएगा कैश मेमोरी तब देखेंगे, अभी कैश होता ही नहीं है ऐसा समझो। यही तीन चीजें हमारे पास बस, रैम है, सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू, हार्ड डिस्क है ये, जहाँ पे हम हमारी सारी सारी फाइल्स रखते हैं, सारे फोल्डर्स बना के रखते हैं और सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखते हैं। ये रैम है, जिसको हम कंट्रोल यूजुअली डायरेक्टली नहीं कर पाते। जो भी सिस्टम में प्रोग्राम रन होते हैं सीपीयू के अंदर, वो यहाँ पे रहते हैं, ताकि सीपीयू से रन कर पाए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीजों को। तो कंपोनेंट मैंने समझाया आपको बेसिकली क्या है, सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस हैं, तीनों के काम बता दिए क्या क्या होते हैं। अब इन तीन कंपोनेंट के अलावा और भी दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। उसके लिए ये दो कंपोनेंट हमें पता होना चाहिए। पहला है सिस्टम बसेस और दूसरा है सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, अब सिस्टम बसेस होती क्या है? सिस्टम बसेस मैं बता देता हूँ क्या होती है। आपने कहा, आपने तो क्या कहा, आपने खाली सुना, मैंने कहा कि सीपीयू जो है वो अपने प्रोग्राम रैम से उठा के रन करता है, यही कहा मैंने? आपने सुना, हाँ भी कहा, हाँ सर समझ में आया। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं ढेर सारे, उनके छोटे 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 पार्ट्स हैं, डेटा है, बहुत कुछ है ना? अब अगर सीपीयू इस मेन मेमोरी से इंटरैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं सीपीयू को कुछ ना कुछ तो डेटा यहाँ भेजना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कंटेंट भेजना पड़ेगा। सिमिलरली सीपीयू रैम से भी उठा के कुछ तो कंटेंट लेके आएगा, तभी तो उसको रन कर पाएगा। तो कैसे करेंगे, कनेक्शन कैसे बनेगा? कनेक्शन बनाने के लिए इन दोनों के बीच में चाहिए कनेक्टिंग लाइंस। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम समझते हो, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से यहां और यहां से यहां कोई भी कंटेंट सेंड करने के लिए हमें कनेक्शन लाइन चाहिए। अब ये कनेक्शन लाइन जो है, एक लाइन एट ए टाइम एक ही बिट को ट्रांसफर कर सकती है, या तो सीपीयू से रैम तक या फिर रैम से सीपीयू तक। सिर्फ एक बिट या तो यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां जा सकती है, एक लाइन के थ्रू। ये है आपकी कनेक्शन लाइन। बट मुझे क्या है ना, एक बार में एक से ज्यादा डेटा भेजना पड़ता है, एक से ज्यादा कंटेंट, एक बिट से ज्यादा का कंटेंट भेजना पड़ता है एक बार में। तो हम क्या करते हैं, रादर देन हैविंग अ सिंगल लाइन, हम मल्टीपल लाइन का कनेक्शन बनाते हैं या कलेक्शन बनाते हैं, है ना? और उस मल्टीपल लाइन के कलेक्शन को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लाइन का कलेक्शन बनाया। शेप बना देता हूँ, लाइन्स बनाते हैं। चार लाइन का अगर कलेक्शन बना के और एक बस बना दी, तो आप बताओ कि एक बार में कितनी बिट सीपीयू से रैम में या रैम से सीपीयू में जा सकती है? हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स टुगेदर। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक बस ऑफ 4 लाइन्स।
तो इसका मतलब है कि 4 बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन पैरेलल, एक साथ कितनी 4 बिट यहां से यहां या यहां से यहां जा सकती है। ये 4 लाइन का कलेक्शन हम बोलते हैं एक बस है। ठीक है। अब सिस्टम में जब हम सीपीयू को रैम से या सीपीयू को बाकी की आईओ डिवाइसेस से भी कनेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, तो एक टाइप की बस से काम नहीं चलता है, 3 टाइप की बसेस बनानी पड़ती हैं। और ये 3 टाइप की बसेस क्यों? क्योंकि ये बसेस तीनों अलग अलग टाइप का कंटेंट उठा के ले जाती है। ठीक है। तो 3 टाइप की बसेस होती हैं सिस्टम में, एक होती है एड्रेस बस, एक डेटा बस, एक कंट्रोल बस। भी सर 3 टाइप की बसेस क्यों? यार तुमने कभी भी कोई अच्छा बड़ा हाईवे या फिर किसी मॉडर्न यू नो सिटी का अगर रोड प्लान देखा हो कभी, है ना, तो उसमें क्या रहता है, ऐसी 2 लेन्स होती हैं, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए होती है। फिर एक पब्लिक व्हीकल की लेन होती है जिसमें सिर्फ पब्लिक व्हीकल ही जा सकते हैं, होती है कभी। और फिर एक पेडेस्ट्रियन और साइकिलिंग की लेन अलग होती है जहां से सिर्फ साइकिलिस्ट जा सकते हैं, है ना। ऐसा बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं ऐसा? ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए हम कि अगर हम अपनी कार लेके जा रहे हैं तो हमको इस लेन पे जाना है, अगर पब्लिक व्हीकल जाना है तो इस लेन पे जाना है, अगर हम पैदल जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर साइकिल से जा रहे हैं तो इस लेन में जाना है। ठीक है। बेस्ड ऑन आप क्या लेके जा रहे हो, आप अपनी एक स्पेसिफिक लेन में जाओगे। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में किस टाइप का कंटेंट सीपीयू और मेमोरी के बीच में जा रहा है, उसके लिए उस टाइप की बस यूज होती है। 3 टाइप की बस है ये हमारे पास। 3 टाइप की बस है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस लेके जाएगी, डेटा बस सिर्फ डेटा लेके जाएगी, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल लेके जाएगी। इट्स ऑल सिंपल, जो भी बस का नाम है वो। तो मैं एक ही बॉक्स में यहाँ पे बता रहा हूँ सीपीयू, और एक साथ है मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, एक साथ बता रहा हूँ। सीपीयू को मेमोरी और आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए बसेस लगेंगी। 3 टाइप की बसेस होती हैं, एक है एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली ये डायग्राम बनाया है। एड्रेस बस सिर्फ यूनिडायरेक्शनल सीपीयू से यहाँ पे, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है दिखाने के लिए, और कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या एक सिंगल लाइन अगर मैंने बनाई तो यहाँ इस एड्रेस बस में एक ही लाइन है? नहीं, इस एड्रेस बस में मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं। इस एड्रेस बस में 8 लाइन हो सकती हैं, 16 लाइन हो सकती हैं, 4 लाइन हो सकती हैं। इट इज कलेक्शन, इट इज अ बस। ये बस है, एक सिंगल लाइन नहीं है, ये पूरी बस है। एड्रेस बस 8 बिट का एड्रेस एक साथ जा सकता है, अगर एड्रेस बस की विड्थ या जो चौड़ाई है वो है 8 लाइन की। इसमें अगर 8 लाइन है तो ये 8 बिट एक साथ यहाँ से यहाँ जा सकती है। पर कहाँ से कहाँ जाएगी? सिर्फ सीपीयू से मेमोरी पे जाएगी या सीपीयू से आएगी, उल्टा नहीं जा सकती। उल्टा नहीं जा सकता। एड्रेस बस में कंटेंट सिर्फ यहाँ से यहीं जाएगा, डेटा बस में कंटेंट यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। कंट्रोल बस में कंटेंट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। अच्छी बात है सर, समझ गए इतना तो। ओके, बट डिटेल सर क्या, ये एड्रेस होता क्या है, ये डेटा होता क्या है, कंट्रोल होता क्या है, ये नहीं समझ में आया। मैक्सिमम बिट्स वो सिस्टम डिजाइन पे डिपेंड करता है, आपका जो आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है उस पर डिपेंड करता है कि एड्रेस बस की लेंथ कितनी होनी चाहिए या बिट्स कितनी होनी चाहिए, है ना। अगर आपने ऐसा लिखा है ना, बस ऑफ 4 लाइंस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 4 बिट्स वाइड बस,
या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 लाइंस बस या 4 बिट बस। किसी भी तरीके से लिखें, मतलब एक ही है कि इस बस में 4 लाइन है। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। अभी बात करते हैं कि ये एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये लेके क्या जा रहे हैं, होता क्या है एड्रेस, होता क्या है कंट्रोल, होता क्या है डेटा, नहीं समझ में आ रहा है सर। कोई बात नहीं, समझाते हैं थोड़ा थोड़ा, बेसिक बेसिक चीजें धीरे धीरे करके क्लैरिटी आएगी। चलो समझो इस चीज को। पहले सिस्टम बस को समझने के पहले हम ना मेमोरी सिस्टम समझते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रैम। इस चीज के बारे में ना हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा, कि कॉलोनीज जब मॉडर्न कॉलोनीज बनती हैं तो कॉलोनीज में हर एक घर को एक यूनिक नंबर क्यों देते हैं? हर एक का हाउस नंबर होता है ना। जैसे मेरे फादर जहां रहते हैं उनका हाउस नंबर अभी 147 है, हाउस नंबर 147, ठीक है। करंटली जिस जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ उसका हाउस नंबर है ये, आगे पीछे का नहीं बताना चाहता बट ठीक है। अगर किसी को गिफ्ट भेजना है तो पूरा एड्रेस भी दे सकता हूँ बट ठीक है। हर एक घर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल सही। कि अगर कोई आपको किसी के घर जाना है या कोई आपको कोई गिफ्ट भेजना है या आपको कोई लेटर भेजना है, कोई भी आपका पार्सल आया है, तो उस पार्सल में हाउस नंबर लिखा रहने से क्या होगा, आप आपका जो डिलीवरी पर्सन है वो स्पेसिफिक उसी हाउस पे जाएगा और डिलीवरी करेगा, है ना। वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब मेमोरी सिस्टम बनी होती है, ये मेमोरी सिस्टम बना होता है, तो मेमोरी सिस्टम में भी ना क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे चंक्स बने होते हैं। रैम जब डिजाइन होती है ना, तो उस रैम में ऐसे छोटे छोटे चंक्स बने होते हैं। हर एक चंक में या हर एक ऐसे पार्ट में एक एक अमाउंट का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, विच इज 1 बाइट इन जनरल। कि इस मेमोरी सिस्टम में एक पर्टिकुलर जगह पे आप 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो, ऐसी इसकी डिजाइनिंग होती है। इन जनरल 1 बाइट, ज्यादा भी हो सकता है बट बेसिक है। तो ऐसे छोटे छोटे चंक्स में एक एक बाइट करके आप पूरा रैम के अंदर अपना डेटा स्टोर कराते हैं, ऐसी डिजाइनिंग होती है एक्चुअली। ये जो 1 बाइट का चंक आपने देखा है ना, इसको बोलते हैं मेमोरी का सेल। क्या बोलते हैं? मेमोरी का सेल, ठीक है। अब सीपीयू जब भी कभी रैम को एक्सेस करता है, आपके पास 8 GB का रैम है, समझ रहे हो? 8 GB मीन्स कितना साइज, 8 × 2⁻30 बाइट्स। कैलकुलेट करोगे ना तो आपका कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा, नंबर नहीं आएंगे उसमें। पता है इतने सारे ऐसे छोटे 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 सेल्स होते हैं, एक सेल में 1 बाइट, दूसरे में 1 बाइट, तीसरे में 1 बाइट, ऐसे करते करते इतनी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, हर एक सेल में एक बाइट। अब सीपीयू को पूरा 8 GB का डेटा एक साथ थोड़े ही चाहिए। सीपीयू का प्रोग्राम रन करता है तो उसको पूरा 8 GB का डेटा एक साथ चाहिए क्या? नहीं, सीपीयू को तो एक एक बाइट करके लेना होता है। पहले ये बाइट भेजो, फिर उसको चलाऊंगा, फिर दूसरा बाइट भेजो, फिर उसको चलाएंगे, फिर अगला बाइट भेजो, उसको चलाएंगे, अगला डेटा भेजो, उसको चलाएंगे। अब अगर सीपीयू मेन मेमोरी रैम से बाइट बाय बाइट उठा के और उसको प्रोसेस करता है, कौन सी वाली बाइट अभी चाहिए ये बताओ पहले। रैम बोलता है मेरे को नहीं पता कि कौन सी वाली बाइट तुमको नेक्स्ट चाहिए, उसके लिए सीपीयू उसको बताएगा कि मैं एक नंबर भेजूंगा वो वाली। तो एक्चुअल में जब डिजाइन होती है रैम की या मेन मेमोरी की, तो हर एक जो ये मेमोरी सेल है उसको एक नंबरिंग दे दी जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जितनी भी सेल आएंगी उतनी सेल को, हर एक सेल को एक एक नंबरिंग दे दी जाएगी। एक सेल को एक नंबर देने से क्या होगा, सीपीयू हर बार बताएगा इस मेमोरी को कि भाई साहब आप एक काम करो ना, हमको ये सेल नंबर 500 का डेटा उठा के भेजो, तो भाई साहब हमको सेल नंबर 513 वाली बाइट का डेटा उठा के भेजो, तो भाई साहब मुझे ये वाली सेल का डेटा उठा के भेजो। तो ये मेमोरी को बार बार सीपीयू इन्फॉर्म करेगा कि मुझे ये वाली सेल का डेटा चाहिए, ये वाली सेल का डेटा चाहिए, ये वाली सेल का डेटा चाहिए। अब ये जो सेल नंबर ये आगे लिखे हैं ना, उसी को ही कहते हैं
मेमोरी का एड्रेस। जैसे कि एक कॉलोनी में घर बनाए आप, है ना, कॉलोनी में घर बनाए, ये घर को नंबर दिया 1, हाउस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। किसी दिन कॉलोनी की मीटिंग हुई तो आपने कहा, अरे यार वो हाउस नंबर 5 के जो गुप्ता जी हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं, चलो हाउस नंबर 5 पे चलेंगे और आज उनसे बात करेंगे। तो ये क्लियरली समझ में आया ना कि हाउस नंबर 5 वाले ही गुप्ता जी, क्योंकि हाउस नंबर 4 में भी एक गुप्ता जी रहते हैं। कौन से वाले गुप्ता जी, 4 वाले या 5 वाले? राइट। तो हाउस नंबर अगर पता होगा तो डायरेक्टली आप स्पेसिफिक घर पे पहुंच पाओगे किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, आई एम सॉरी इफ समबडी इज हैविंग देयर सरनेम एज गुप्ता, ऐसे बहुत सारे गुप्ता जी हो सकते हैं, आपके बारे में नहीं बात कर रहा मैं, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपने घर के नंबर दिए ताकि हर एक घर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाए, हर एक घर पे यूनिकली पहुंचा जाए कि कौन से घर की बात हो रही है। ठीक है, अब ये जब एड्रेसेस हैं तो ये एड्रेसेस जो हैं मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक एक बाइट को या एक एक सेल को एक नंबरिंग दे दी होती सीक्वेंस में, कि पहली वाली ये सेल है तो इसका एड्रेस होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ये एड्रेसेस डिसाइड हो जाते सीक्वेंस में। जो पहले सेल उसका बाइट नंबर 0 या सेल नंबर 0 एड्रेस 0, ये एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3, इस तरीके से। तो जब भी कभी सीपीयू को कोई स्पेसिफिक बाइट की जरूरत होगी या डेटा की जरूरत होगी, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू भेजेगा एक नंबर कि मुझे सेल नंबर 500 पर रखा डेटा चाहिए। ओके, अब अगर सेल नंबर 500 पे रखा डेटा चाहिए तो ये 500 सीपीयू को इस मेमोरी तक भेजना पड़ेगा। हाँ जी, भेजना पड़ेगा। और यही वो एड्रेस है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि एड्रेस लाइन के थ्रू सीपीयू जो है इस मेमोरी को एड्रेस भेजेगा बाइनरी के केस में। ये तो मैंने डेसिमल लिखा है पर होगा ये बाइनरी में। अब आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये बाइनरी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाइनरी वाला एड्रेस सीपीयू भेजेगा इसको, इस मेमोरी को। तो मेमोरी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे वो रीड है या राइट है, वो मेमोरी कर। सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि उसे डेटा कौन से एड्रेस पे है? आयुष बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। बस आप समझ लो कि अभी पता है सीपीयू, बाद में बताऊंगा जब नया चैप्टर शुरू होगा तब। हाँ जी बिल्कुल विपिन जी, जब सेल का एड्रेस है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। जब मैन्युफैक्चर होती है रैम, उस हिसाब से कितनी साइज की रैम बनाई है आपने और उसके हिसाब से एड्रेसेस मिल जाते हैं। तो एक बार जब सेल बनाई है तो फिर उसकी साइज तो उतनी ही होती है ना रैम। अरे बाबा, रैम कैन बी 4 या 32 GB। तो जब एक चिप बनाओगे उसका साइज तो उतना ही रहेगा ना, 4 GB का या 32 GB का। उसका थोड़ी चेंज करोगे, आपके एक फोन में कौन से वाली रैम लगाई है उस पर डिपेंड करता है। उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में कि स्लॉट की क्या चेंजेस आते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। बट जब आप एक हार्डवेयर बनाओगे तो उसका तो साइज फिक्स करोगे ना कि ये हार्डवेयर में 32 GB वाला हार्डवेयर बना रहा हूँ। हार्डवेयर बनाया उसके अकॉर्डिंग एड्रेस साइज चेक हो गया, दैट्स इट, हो गई बात खत्म, है ना। तो अब ये एड्रेस की जरूरत क्यों लगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। क्योंकि सीपीयू को अगर मेमोरी एक्सेस करनी है तो मेमोरी तो बहुत बड़ी है, जीबी में है। अब उस जीबी में से एक पर्टिकुलर डेटा कौन से एड्रेस पे रखा हुआ है, उसके लिए सीपीयू को मेमोरी तक एड्रेस भेजने की जरूरत है। पर एक सिंपल सी चीज कभी आपने सुनी होगी, तो मेमोरी में सीपीयू दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या तो रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन, है ना, या तो रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन। अब रीड और राइट का मतलब क्या है, सीपीयू मेमोरी को बोलेगा कि मैं तुम्हें रीड करना चाहता हूं, मतलब जो तुम्हारे अंदर इस एड्रेस पे रखा हुआ है वो मुझे रीड करके और भेजो कि लिखा क्या है, मैं रीड करूंगा, समझूंगा। पर अगर सीपीयू बोलता है मेरे को इसके अंदर राइट करना है, तो मेमोरी को बोलना पड़ेगा कि सीपीयू बोलेगा ये देखो ये है एड्रेस, इस एड्रेस पे जाके मैं एक डेटा भेज रहा हूँ, इसको वहां जाके लिख दो। दैट इज राइट ऑपरेशन। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका दोस्त आपसे बात करे और आपको बताए, ये तेरे को पता है ऐसा हो गया, तेरे को पता है वैसा हो गया, तेरे को पता है
ऐसा हो गया मींस आपका फ्रेंड आपकी मेमोरी में राइट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। आपको आप मेमोरी हो, आपकी मेमोरी है, आपका फ्रेंड आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा ऐसा हो, ओके अच्छा ऐसा हो गया, आप वेट करते जाओगे वो सब। बट अगर आपका फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछे, तेरे को पता है उसके साथ क्या हुआ, तो फिर आप बोलोगे आंसर। मतलब आपका फ्रेंड आपकी मेमोरी को रीड कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, आप उसे वो इन्फॉर्मेशन दो। रीड और राइट का मतलब समझ में आया? फ्रेंड और फ्रेंड की बातें सब याद आ जाएंगी। रीड राइट बेसिकली चीज क्या होती है, ये समझ में आई? अब देखो रीड राइट को थोड़ा और क्लियरली समझाता हूँ, है ना। द साइज ऑफ अ मेमोरी सेल इज ऑलवेज 1 बाइट। नहीं बेटा, वो साइज ऑफ मेमोरी सेल जो है आगे पीछे हो सकती है, मैं बता देता हूँ, बताऊंगा बाद में बताऊंगा। बट इन बेसिक इन जनरल बाय डिफॉल्ट 1 बाइट का एक सैलरी एक मेमोरी सेल होता है ना। चलो, हाँ हाँ, अरे रीड बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, खाली बेसिक एग्जाम्पल दिया अभी तो एक ही एग्जाम्पल खिलाया है आपको, एक एग्जाम्पल दिया है। मेरे एमपी में, मतलब मैं बेसिकली एमपी से हूँ, मेरे एमपी में जो अमरूद होता है ना, गवावा, उसको जामफल बोलते हैं, जामफल। ये देखो, ये है सीपीयू, ये है मेमोरी। सीपीयू ने कहा मेमोरी भैया ई ले एक एड्रेस 500, कुछ बाइनरी का एड्रेस दिया, मैंने उसको डेसिमल में इंटरप्रेट करके बोला 500। फिर ये है एड्रेस, एड्रेस बस के थ्रू गया, फिर एक कंट्रोल सिग्नल सीपीयू से जाएगा इसके पास, कंट्रोल बस से, कंट्रोल सिग्नल रीड, उसको कर दिया वन, वन कर दिया मतलब इनेबल कर दिया मेमोरी के पास। सीपीयू ने बोला भैया ये लो एड्रेस, जे ऑपरेशन परफॉर्म करके बताओ। मेमोरी बोलेगा मेरे को करने का क्या है, रीड। ओके, ओके फाइन। तो मेमोरी जाएगी अपने अंदर एड्रेस 500 पे, वहां पे जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को उठाएगी और इसको भेज देगी किस पे, सीपीयू पे। किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू। तुमको डेटा चाहिए, ये लो डेटा बस के थ्रू ये डेटा यहाँ भेज दिया। ये हो गया रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन में क्या हुआ, सबसे पहले सीपीयू सेंड एड्रेस टू मेमोरी, किसके थ्रू, यूजिंग एड्रेस बस, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट, फिर सीपीयू ने फिर से भेजा क्या, कंट्रोल सिग्नल। क्यों, सीपीयू के पास दो तरीके हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, या तो रीड या राइट। रीड करना है तो रीड का सिग्नल इनेबल करना पड़ेगा, राइट तो राइट का सिग्नल इनेबल करना पड़ेगा। तो सीपीयू ने रीड वाला सिग्नल भेजा मेमोरी को, तो सीपीयू सेंड्स रीड कंट्रोल सिग्नल इनेबल्ड टू मेमोरी। मेमोरी को समझा, सिग्नल कौन सा वाला आया है, रीड वाला। एड्रेस क्या आया है, 500। मेमोरी जाएगी कहाँ पे, एड्रेस 500 पे। फिर वहां जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको रीड करेगी और भेज देगी सीपीयू पे। तुमने रीड करके बोला था ये देखो मैं भेज रही हूँ, डेटा ले लेना, जो तुमको करना है उसके साथ कर लेना। तो मेमोरी रीड्स कंटेंट ऑन गिवन एड्रेस and sends it to CPU using what? Using data bus. डेटा बस के थ्रू मेमोरी ने उस कंटेंट को सीपीयू तक भेज दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं आपके दिमाग में? अभी अगर यही चीज राइट बताऊं तो मेमोरी में जाके लिखने का है ना।
तो डेफिनेटली सीपीयू एड्रेस तो भेजेगा ही मेमोरी को कि देखो मेमोरी इस एड्रेस पे जाके और राइट करना है, ठीक है ना? चिराग बेटा नोट्स बाद में बना लेना, टाइम नहीं है इतना। एड्रेस भेज दिया मेमोरी को, ठीक है, ओके, अच्छी बात है कि इस एड्रेस पे जाके मेमोरी आपको राइट ऑपरेशन तो करना है, बट राइट ऑपरेशन किस डेटा का? डेटा भी तो भेजना पड़ेगा। अरे डेटा भी तो भेजना पड़ेगा कि डेटा क्या लिखूं? मेमोरी को बोला कि तुमने ये एड्रेसेस पे जाके लिख दो, क्या क्या लिखूं? मेमोरी पूछेगी ना मेरे को क्या लिखने का है, तो सीपीयू बोलेगा रुको, हाँ बात ठहरो जरा, हम बताएंगे डेटा क्या लिखना है। तो सीपीयू भेजेगा डेटा कि ये देख मेमोरी इस एड्रेस पे जा 500 पे, और ये एक डेटा मैं भेज रहा हूं डेटा बस के थ्रू, इसको तुम जाके लिख दो कहां पे, जो भी गिवन एड्रेस है उस पे। तो तीनों चीजें इस बार सीपीयू ही भेजेगा। कौन सा वाला सिग्नल इनेबल करेगा? राइट कंट्रोल सिग्नल इस बार इनेबल कर देंगे सीपीयू। तो राइट ऑपरेशन में क्या होगा? सबसे पहले तो सीपीयू ने सेंड किया एड्रेस, ए डबल डी डॉट का मतलब है एड्रेस, टू मेमोरी। फिर किसके थ्रू? यूजिंग एड्रेस बस, है ना? फिर सीपीयू सेंड्स डेटा आल्सो टू मेमोरी यूजिंग डेटा बस। सीपीयू सेंड्स इनेबल्ड राइट कंट्रोल सिग्नल। फिर क्या होगा? मेमोरी goes to गिवन एड्रेस, जो भी ऊपर एड्रेस दे रखा है उस पे जाएगी मेमोरी अपने अंदर, एंड राइट्स गिवन डेटा ऑन इट। जो गिवन डेटा है, जो भी डेटा है वो यहाँ पे उस एड्रेस पे जाके लिख देगी। तो एड्रेस 500 पे जो भी डेटा यहाँ से आया वो डेटा यहाँ लिखा जाएगा, है ना? विपिन का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्या हम स्वैप कर दें? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, डिले हो गई तो अगर आपने एड्रेस भेज दिया, डेटा भेजने में थोड़ी सी देर हो गई, डेटा यहाँ तक ही पहुंचा और मेमोरी को कंट्रोल सिग्नल मिल गया, तो ये डेटा अगर आपका यहाँ तक नहीं पहुंचा तो पुराना जो डेटा यहाँ इस बस पे था वो मेमोरी एक्सेप्ट करके लिख दी, गलत हो जाएगा। तो ये जो है वो स्लाइड डिले के साथ आता है, पहले ये होता है फिर ये और फिर ये स्लाइड डिले, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिले, नैनो सेकेंड्स के फ्रैक्शन में 1 by 1 होता है, ताकि क्या हो, पहले एड्रेस पहुंचे, फिर डेटा पहुंचे और उसके बाद सिग्नल पहुंचे, ताकि मेमोरी के पास जब सिग्नल पहुंचेगी उसे करना क्या है, तब तक डेटा और एड्रेस वहां तक पहुंच पाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर डेटा नहीं पहुंच पाया तो मेमोरी पुराना डेटा इस लाइन से उठा के डाल देगी। आई बात समझ में? ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अब रीड राइट तुमको समझ में आया? रीड राइट दोनों में एक चीज बताओ कि सीपीयू ने ही मेमोरी को एड्रेस भेजा दोनों बार? एड्रेस सीपीयू ने ही भेजा मेमोरी को, हमेशा ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए मेमोरी वाला जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल रखा है। ये सृष्टि जी बिल्कुल सही समझा। एड्रेस यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि सिर्फ सीपीयू ही मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एड्रेस जनरेट करेगा, या फिर सीपीयू ही आईओ को एक्सेस करने के लिए एड्रेस भेजेगा, उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं। इसीलिए एड्रेस लाइन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब देखो तुमने दोनों चीज में एक चीज तो समझ ली कि डेटा रीड हुआ मेमोरी से तो डेटा मेमोरी से सीपीयू की तरफ आएगा, राइट हुआ तो सीपीयू से मेमोरी की तरफ आएगा। मतलब डेटा बस बाय डायरेक्शनल है और प्योर बाय डायरेक्शनल है। ये लाइंस जो हैं एक काम के लिए सीपीयू से मेमोरी पे डेटा ले जा रही है, एक काम के लिए मेमोरी से सीपीयू पे डेटा ले जा रही है। अब आपको कंफ्यूजन ऐसा कि सर ये कंट्रोल बस बाय डायरेक्शनल काहे बना रखी है, कंफ्यूजन तो आएगा।
क्योंकि मैंने पूरी चीज तो बताई नहीं तो कंफ्यूजन तो आएगा। अब पूरी चीज समझो कि ये कंट्रोल बस को अगर आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें कुछ ऐसे सिग्नल होंगे जो सिर्फ सीपीयू से मेमोरी और आईओ की तरफ जाएंगे, और कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो मेमोरी और आईओ की से सीपीयू की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये है आपके कंट्रोल सिग्नल्स। कुछ सिग्नल्स हैं जो सीपीयू से मेमोरी और आईओ की तरफ जाएंगे, कुछ सिग्नल मेमोरी से सीपीयू या आईओ से सीपीयू की तरफ जाएंगे। आप अगर पूरा कलेक्टिवली देखो तो बाई डायरेक्शनल दिखेगी। इट इज लाइक अ एक्चुअल हाईवे की लेन। कि आप हाईवे देखोगे तो आप देखोगे कि ये हाईवे दोनों तरफ जाएगा, आप इधर लेफ्ट साइड भी जा सकते हो, राइट साइड भी जा सकते हो, बट इस हाईवे में हमने लेन फिक्स कर रखी है कि ये दो लेन ऐसी हैं जो इसी तरफ गाड़ियों को लेके जाएंगी, और ये दो लेन है जो इसी तरफ गाड़ियों को लेके जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया में सब तरफ सब चलता है। लोग 80 की स्पीड पे रॉन्ग डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में गाड़ी को भगाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल रूल की बात कर रहा हूं। तो इसमें भी बोलूंगा कि हाँ, रोड तो दोनों तरफ लेके जा रही है, बट कुछ रोड ऐसी हैं जो इधर ही लेके जाएंगी, कुछ रोड इधर लेके जाएंगे आपको। सिमिलरली कंट्रोल बस का ऐसा है कि उस बस में जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल में से कुछ सिग्नल सीपीयू से मेमोरी पे जाएंगे, कुछ सीपीयू से आईओ की तरफ जाएंगे, और कुछ सिग्नल आईओ से सीपीयू और कुछ सिग्नल मेमोरी से सीपीयू। बट कलेक्टिवली पूरी बस को देखोगे तो ऐसी वो बाई डायरेक्शनल दिखेगी। अच्छा, अगर आप डेटा बस को खोल के देखोगे तो, डेटा बस को अगर खोल के देखोगे तो ऐसी दिखेगी। सारी लाइंस दोनों तरफ डेटा ले जाने के लिए, सारी लाइंस डेटा सीपीयू से इधर भी ले जा सकती है, इधर से इधर भी ले जा सकती है। इसीलिए वो बाई डायरेक्शनल प्योरली है, और ये खाली ऐसे दिखाने के लिए है, बाकी इंडिविजुअल लाइन तो यूनिडायरेक्शनली है। हाँ जी, रिटर्न सिग्नल अभी यूज नहीं किए हैं, बट होते हैं, है ना। जैसे कभी बाई चांस आपने इंटरप्ट सिग्नल का नाम सुना है, तो वो सिग्नल आईओ डिवाइस से सीपीयू की तरफ जाता है। वो भी कंट्रोल बस का ही पार्ट होता है। वो सिग्नल आईओ आईओ डिवाइसेस से सीपीयू की तरफ जाता है। दो ऐसे सिग्नल होते हैं जो मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाते हैं, जिनका नाम है वेट और रेडी। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो आपको कंट्रोल बस के सिग्नल कुछ ऐसे दिखेंगे। ये एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन, है ना। ये है हमारा सीपीयू, ये है मेमोरी, और ये है आईओ डिवाइस। ये सिंगल लाइन है। ये सिंगल लाइन एक मेमोरी का रीड लाइन है, मेमोरी की रीड। फिर एक सिंगल लाइन जाएगी मेमोरी की राइट के लिए अलग। फिर एक लाइन मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाएगी, रेडी सिग्नल। एक मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाएगी, वेट सिग्नल। एक सीपीयू से आईओ की तरफ आएगी, ये है आईओ का रीड। ये अलग सिग्नल है, आईओ के रीड के लिए अलग, आईओ का राइट के लिए अलग सिग्नल आएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना बेटा। कंप्यूटर सिस्टम में सब सारे सिस्टम में ऐसा ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। रिटर्न सिग्नल नाम का कुछ भी सिग्नल नहीं होता बेटा, रिटर्न नाम का कोई सिग्नल नहीं होता। आईओ टू सीपीयू एक सिग्नल होता है इंटरप्ट नाम का। किस चीज की प्रोसीजर आई हैव टू शो ऐश्वर्या जी? इनकी रेडी और वेट की एड्रेस बस, यही तो है क्या ही प्रोसीजर। दिस इज द प्रोसीजर। एड्रेस बस को यूज करने का क्या है, सेंडिंग द एड्रेस, यूजिंग द एड्रेस बस, बस। और क्या प्रोसीजर होगी एड्रेस बस की, है ना। चलो, अभी ये दोनों सिग्नल करते क्या है, रेडी और वेट। एक सिंपल सी चीज है। अगर मैंने तुमको क्वेश्चन करने को दिया, ऑफ कोर्स मेरी तो स्पीड बहुत जल्दी होगी ना, मैं क्वेश्चन देने के लिए फटाफट क्वेश्चन दे दूंगा, तुम आंसर करोगे, बट आंसर करने में टाइम तो लोगे।
लेट्स से अगर तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लिए, तब तक मैं क्या करूंगा? आई कांट डू एनीथिंग। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर वेट। आप क्या बोलोगे? सर वेट, हम सॉल्व कर रहे हैं, तब तक आप हमको दूसरा क्वेश्चन ना दीजिए, पहले ये खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? सर वेट। क्यों? जस्ट बिकॉज वी आर बिजी फॉर दिस ऑपरेशन। जो आपने कहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके लिए हम बिजी हैं, तो आप बोलोगे वेट सर वेट। ओके, आपका क्वेश्चन हो गया, लेट्स से 2 मिनट के अंदर आपने आंसर दे दिया, उसके बाद बोलोगे हाँ सर रेडी, हम अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सेम चीज होती है मेमोरी सिस्टम के अंदर। सीपीयू बहुत फास्ट है, रैम स्लो है, तो जैसे ही सीपीयू ने रीड या राइट ऑपरेशन के लिए इस मेमोरी को एक कोई सिग्नल भेजा, रीड हो या राइट हो, कुछ भी हो, मेमोरी उस रीड राइट करने में टाइम लेती है। जब वो मेमोरी सिस्टम ऑपरेशन शुरू करती है तो एक वेट सिग्नल इनेबल कर देती है सीपीयू के कि सीपीयू अभी मैं एक ऑपरेशन में बिजी हूं, तब तक तुम वेट करो, दूसरा कोई ऑपरेशन इनिशिएट करके मत भेजना मेरे पास। डोंट इनिशिएट एनी अदर ऑपरेशन फॉर मी जस्ट बिकॉज आई एम बिजी। जब इसका ऑपरेशन वो रीड वाला या राइट वाला खत्म हो जाएगा, तब मेमोरी क्या करेगी? इसको कर देगी डिसेबल और इसको कर देगी इनेबल। रेडी, आई एम रेडी नाउ। यस सीपीयू, नाउ यू कैन सेंड अनदर इनिशिएशन। और कोई अगर इनिशिएट कराना है रीड या राइट ऑपरेशन तो आप मुझे दो। ये काम है मेमोरी का। तो अच्छा ये बताओ कि जब तक मेमोरी रेडी सिग्नल नहीं भेजेगी सीपीयू को, क्या सीपीयू को पता चलेगा कि मेमोरी फ्री हो गई है और अब नया ऑपरेशन इनिशिएट कर सकता हूं? तो कब सीपीयू नया ऑपरेशन शुरू कर सकता है मेमोरी के लिए? जब मेमोरी का करंट काम खत्म हो जाए और मेमोरी इसको रेडी सिग्नल भेजे कि यस आई एम रेडी टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, तब सीपीयू नया ऑपरेशन शुरू करेगा, तब तक नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? है ना? इट्स लाइक प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट, बट इट्स एक्नॉलेजमेंट इज वेरी डिफरेंट थिंग। मेमोरी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रही, मेमोरी बस ये बोल रही है कि मैं अब रेडी हूँ। प्रीवियस काम सक्सेसफुली खत्म हुआ या नहीं हुआ इसके लिए नहीं, कुछ नहीं बोला मेमोरी। मेमोरी ने खाली ये बोला है कि मेरा करंट काम खत्म हो गया है, आप मैं रेडी हो गई हूँ। आपको मैंने क्वेश्चन दिया, आपने सॉल्व करके करेक्ट आंसर दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, बट आपने कहा सर अब अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है। सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ ऑपरेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CPU will sit idle, maybe CPU will sit idle or something else happen. CPU may do something else which is not requiring memory. Possibility है, but फिर भी हम सोचेंगे कि CPU idle ही बैठा है। And 1 सेकेंड। हाँ जी, अब क्या? अब ये बात आती है कि सीपीयू ने लेट्स से मेमोरी को कोई काम करने के लिए बोला। सीपीयू ने मेमोरी को कोई काम करने के लिए बोला, मेमोरी ने काम खत्म किया, उसके बाद मेमोरी ने रेडी सिग्नल भेजा किसको? सीपीयू को। तो इतना ये जो टाइम लगा है ना मेमोरी को वो ऑपरेशन परफॉर्म करके और अपने आप को रेडी करने में, इसको बोलते हैं मेमोरी साइकिल का टाइम। क्या बोलते हैं? मेमोरी का साइकिल टाइम। कि मेमोरी को एक काम मिला, मेमोरी ने वो परफॉर्म किया, खत्म करने के बाद मेमोरी खुद को रेडी कर दे अपने आप को अगले काम के लिए, उसे बोलते हैं क्या? मेमोरी का एक साइकिल टाइम, जिसमें मेमोरी पूरा एक साइकिल करती। समझ में आया मेमोरी का साइकिल टाइम क्या है? कि मेमोरी को कोई भी एक ऑपरेशन करने के लिए सीपीयू ने कहा, तब से लेके मेमोरी जब उसको पूरा परफॉर्म कर देगी, रेडी सिग्नल इनेबल करके सीपीयू को भेज देगी, तब जब वो रेडी हो जाएगी कि अगला काम करने के लिए मैं तैयार हूं, उस पूरे टाइम को क्या बोलते हैं? मेमोरी का साइकिल टाइम। आप समझ सकते हो कि इस साइकिल टाइम में मेमोरी ने क्या किया? मेमोरी ने एक सेल पे जाके रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, सिर्फ एक सेल पे जाके रीड या राइट परफॉर्म किया।
वो हो जाएगा मेमोरी का साइकिल का टाइम। क्लियर? अभी ये बताओ कि जो मैंने अभी तक आपको समझाया उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कम समझ में आई? Which one you could not understand well, or which one is requiring some other attempt to explain? कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है या समझ में इतनी क्लियरली नहीं आई? सब कुछ अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, आगे बढ़ने के पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। अगर आप लोग मेरा कोर्स ये ठीक से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे साथ में। वो क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने आज का लेक्चर खत्म किया, बिफोर नेक्स्ट लेक्चर आप क्या करोगे? अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो नोट बनाओगे और रिवाइज करके आओगे, रिवीजन के बिना नहीं आओगे। बिफोर नेक्स्ट लेक्चर यू विल गो फॉर रिवीजन ऑफ द करंट लेक्चर जो मैंने आज आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो डाउट आएंगे, पक्का आएंगे, है ना? तो वो डाउट को भी हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका डेफिनेटली प्रीवियस क्लास का कोई तो रेफरेंस जाएगा। वो रेफरेंस जो है वो आपको दिमाग में होना चाहिए, वरना फिर चीजें जो है आप भूलोगे। और अगर आपको चीजें याद नहीं है और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप समझ लो कि फिर मैं ये कैमरा के अंदर आके और यहाँ पे एक टपली मारूंगा, पक्का। अगर आपने ऐसी कोई क्वेश्चन पूछा जो प्रीवियस क्लास से है, आई नो भूल जाते हो चीजें, अंडरस्टैंड दैट, बट कोशिश तो कर ही सकते हो ना कि याद रहे। कंपल्सरी टू मेक नोट्स बिकॉज आई हैव लेस टाइम। मनीष जी, नोट्स अगर आप खुद के नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं नोट्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे कि रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे ना? मैंने पूरा कोर्स पढ़ा दिया, याद थोड़े ही रहेगा, 2 महीने बाद तो फिर भूल जाओगे, तो रिवीजन कैसे करोगे? मेरे पीडीएफ से देखो, मेरे पीडीएफ में सब कुछ नहीं लिखा रहता है, तो कहीं ना कहीं जो छोटी चीजें जो पीडीएफ में नहीं लिखी हैं वो कम से कम आप लिख सकते हो। जब आप रिवीजन करोगे तो या तो लेक्चर को रिविजिट करो या फिर देखो। यश, जब तक रेडी सिग्नल नहीं जाएगा तब तक सीपीयू मेमोरी को और कोई काम नहीं दे सकता। सीपीयू दूसरा काम कर सकता है बट सीपीयू मेमोरी को कोई दूसरा काम नहीं दे सकता, है ना? चलो, अभी एक और चीज, जैसे ही वीक पूरा खत्म हो जाए आपको वीक एंड पे एक दिन बैठ के, मेरी कोई क्लास सैटरडे संडे नहीं होगी अंटिल मैं वीक डे में गैप देके और आपको सैटरडे क्लास लेने को बोलूं। जैसे कि दशहरे वाले दिन 5 सितंबर को, सॉरी अक्टूबर को छुट्टी है आपकी, तो उसके नेक्स्ट वीकेंड पे या प्रीवियस वीकेंड पे मैंने आपकी क्लास रखी है सैटरडे को, 1 अक्टूबर को, ताकि वो वाला वीकडे का लेक्चर कवर हो जाए। अदरवाइज मैक्सिमम वीकेंड पे आपकी छुट्टी है ना? तो आप लोग अगर वीकेंड पे छुट्टी मनाओगे तो उस छुट्टी में करोगे क्या? वीकेंड पे एक वीक का पूरा रिवीजन, पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा, ताकि कोर्स खत्म होते होते ना आपके 2 रिवीजन हो जाए, एक तो डेली डेली वाला और एक वीकेंड वीकेंड वाला, है ना? इसके अलावा मैं आप लोगों को दूंगा जब भी लगेगा ऐसा कि हाँ आज अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो गए हो, है ना? तो क्या होगा, आपको मिलेगा मेरी तरफ से डीपीपी, वो इन पीडीएफ में मिलेगा, क्लास की पीडीएफ। तो डीपीपी जो है वो सॉल्व होगी हर एक फोर्थ क्लास में, डाउट सॉल्व होती है फोर्थ क्लास में, तो हम हर एक फोर्थ क्लास में डीपीपी सॉल्व करेंगे, है ना? अब डीपीपी में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें आपको डाउट है, जिसमें डाउट नहीं है वो खाली उसके आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर ये आएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो करेंगे। स्टार्टिंग टू फाइंड सीओ इंटरेस्टिंग, अरे अभी और इंटरेस्ट आएगा, इतना आएगा कि प्यार हो जाएगा इस कोर्स से। तो डीपीपी हर एक फोर्थ क्लास में होगी, लाइक लेक्चर नंबर 4 में, फिर 8 में, फिर 12 में, इस तरीके से सॉल्व होगी। क्वेश्चन रोज मिलेंगे लगभग,
बट सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस होगा हर एक फोर्थ क्लास में, क्योंकि वही फोर्थ क्लास जो रहेगी आपकी, हर एक फोर्थ क्लास डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी। उसके हम फर्स्ट आवर में डाउट देखेंगे आपके, और सेकेंड आवर में हम पढ़ाई करेंगे। अरे और मजा आएगा भी, देखो तो सही। इसके अलावा मैंने इस कोर्स में आपको क्विज नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस साल के क्विज दे दिए हैं प्रीवियस कोर्स में, है ना। तो जब जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप अब क्विज नंबर 1 उस कोर्स का लिख सकते हो, क्विज नंबर 2 इस क्विज कोर्स का लिख सकते हो वीकेंड वीक। जब क्विज हो जाएगा तो उसका डिस्कशन के लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास लगा लूंगा, ताकि आपको अगर कोई डाउट आएगा क्विज में तो वो सॉल्व। बट क्विज लगाने जरूर है, भागना मत, क्योंकि हर एक क्लास में जब भी आप क्लास में आओगे ना, मैं क्विज का पूछूंगा जरूर कि क्विज लिखा कि नहीं। नहीं लिखा तो फिर मैं आपके डाउट्स नहीं लूंगा, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में। अगर आपने क्विज नहीं लिखा तो मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। अनमोल तुम कहाँ आ गए यहाँ? विल यू डू एनी इंडिविजुअल एनालिसिस? यश, ऐसी क्विज की इंडिविजुअल एनालिसिस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को क्लासेस में हम एड्रेस जरूर कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस एंड डीपीपी गिवन बाय यू, वी कैन अटेम्प्ट टेस्ट। लक्ष्मी जी मैं बताऊंगा, ज्योति लक्ष्मी, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हेन यू विल हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। I will tell you. Last time I completed 15-20 lectures, but many things I can't understand. Then say DSDL APT, I can join from first class from floating point representation. कोई प्रॉब्लम नहीं है काशिफ जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्पेशल क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा क्विज का। अरे क्विज कहीं भी करके डिस्कस कर ही दूंगा। आपको अगर किसी क्विज के क्वेश्चन में डाउट आएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। डाउट आपको अनआंसर्ड नहीं रखूंगा अंटिल मुझे ऐसा लगता है कि बाद में उसके बारे में पढ़ाऊंगा। कसर मेरी तरफ से तो नहीं बचेगी। अब आपकी तरफ से क्या आप करते हो ये तो आप ही जानो। या फिर एक काम करो, अपने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा के और फीड मेरे को भेजते रहो। निशा जी, जब जब कोई भी टॉपिक की डीपीपी देनी होगी, तो ये जैसे पीडीएफ अपलोड की है ना, उसके एंड में सबसे लास्ट में यहाँ पे डीपीपी सेशन होगा। तो डीपीपी एट दी एंड में ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले आखिरी में, तो आप डाउनलोड कर लो, वहां से मिल जाएगा। अभी डीपीपी एक साथ नहीं मिलेंगी, वो जैसे जैसे टॉपिक फिनिश होते जाएगा टॉपिक के एंड में मैं देता रहूँ, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को और आगे, कि ये बसेस तो तीनों समझ में आ गए, ये बसेस का काम क्या है वो भी समझ में आ गया। अब एक चीज और है, ये बसेस की साइज अलग अलग हो सकती है। अलग अलग मतलब कि हो सकता है एड्रेस बस जो है हमारी 16 बिट की हो, डेटा बस 8 बिट की हो, और कंट्रोल सिग्नल टोटल 20 बिट के हो। पॉसिबल है। इसका साइज अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, बेस्ड ऑन मैंने सिस्टम डिजाइन में कितनी बिट का एड्रेस लेना है, सिस्टम डिजाइन में कितनी बिट का डेटा लेना है, उसके बेसिस पे, और सिस्टम डिजाइन में कितने कंट्रोल सिग्नल होंगे उसके बेसिस पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो, है ना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंड कंपोनेंट। सिस्टम बस के अलावा एक और कंपोनेंट है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर होता क्या है? सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू के अंदर छोटी छोटी मेमोरीज होती है। स्मॉल मेमोरीज inside CPU to store contents within CPU। सीपीयू के अंदर भी हमको कंटेंट स्टोर कराना पड़ता है, और उन कंटेंट को स्टोर कराने के लिए छोटी छोटी मेमोरीज होती है। ये इन मेमोरीज को बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का, एक रजिस्टर का साइज होता है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट के लगभग। मतलब एक रजिस्टर में हम 1 बाइट या 2 बाइट्स या 4 बाइट्स या 8 बाइट इतना ही डेटा रख सकते हैं बस। ऐसे ढेर सारे अलग अलग रजिस्टर होते हैं सीपीयू के अंदर। क्यों जरूरत है इनकी? हमारे पास रैम है तो सही स्टोर करने के लिए। तो एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को।
आपके पास में सारे प्रोग्राम्स वैसे भी इंस्टॉल्ड रहते हैं, बट आप कुछ प्रोग्राम्स को अपने डेस्कटॉप पे क्यों रखते हैं? या कुछ प्रोग्राम्स की शॉर्टकट जो है वो अपने डेस्कटॉप के टास्क बार पे क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करने की। रखते हो ना ऐसा? करते हो ना? मेरे फोन में भी कुछ एप्स ऐसी हैं जो होम पेज पे ही हैं। देख सकते हो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के फोटोग्राफ्स हैं, वो आई मीन नंबर्स हैं डायरेक्टली टैप और कॉल करने पे। हाँ जी, तो वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हुए, बट मैं बात कर रहा हूं करंटली यूज की। देखो, अच्छा आप ये बताओ कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा किधर? रैम के अंदर या सीपीयू के अंदर? रैम के अंदर एग्जीक्यूशन होगा या सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन होगा? सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन हुआ। प्रोग्राम रखा रैम के अंदर है, ठीक है, मान लेते हैं, पर प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है। उसके एक एक इंस्ट्रक्शन को हम उठा के सीपीयू के अंदर लेके जाते हैं और इधर एग्जीक्यूट करते हैं। आपका जो वाइवा होता है ना कॉलेज में, पूरी क्लास का एक साथ नहीं होता है। जहां क्लास पूरी बैठी होती है ना, उसके सामने वाइवा नहीं होता है। क्योंकि वाइवा वाले पर्सन को और आपके कॉलेज के टीचर को दोनों को पता है कि इनकी बेइज्जती अकेले में करने में मजा ज्यादा आएगा, सबके सामने करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। है ना? तो वो क्या करते हैं, एक एक बैच बाय बैच आपको बुलाते हैं, खूब अच्छा ह्यूमिलिएट करते हैं और फिर भेज देते हैं, और आप अच्छे से मुस्कुरा के और बाहर आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना? पीसीबी अलग चीज है बेटा, पीसीबी अलग चीज है। तो होता क्या है, जब सीपीयू के अंदर आप बोलते हो सर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम तो यहाँ लिखा है, बट प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके उठा के, डेटा को एक एक करके उठा उठा के सीपीयू के अंदर लेके जाते हैं और वहां उसका एक एक करके एग्जीक्यूशन होता है। तब जब एग्जीक्यूशन होता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के अंदर हमको छोटे छोटे कंटेंट रखने पड़ते हैं, कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए एड्रेसेस और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। उन छोटी-छोटी चीजों को सीपीयू के अंदर रखने के लिए सीपीयू के अंदर छोटी-छोटी मेमोरीज होती हैं, जिन्हें हम सीपीयू रजिस्टर्स बोलते हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम को चलाते रहने के लिए सीपीयू के अंदर हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे कंटेंट को रखते हैं, जिन्हें हम रजिस्टर्स में रखते हैं, ताकि हमारा एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो चलता रहे। डेटा को रखने के लिए जगह चाहिए, वो हमारे पास मिल जाए। हुँ? तो आप इमेजिन करो, थोड़ा सा एनालॉजी यहाँ समझो कि ये क्लासरूम है, क्लासरूम में ढेर सारी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, सब लोग बैठे हुए हैं आराम से, बहुत सारी पूरी बैच 60-70 लोगों की बैठी हुई है ना? बट ये वाइवा रूम में हमारे पास 4-5 चेयर्स हैं। एक एक्सटर्नल वाइवा जो पर्सन है वहां से आया बाहर से, वो एक इंटरनल जो पर्सन है, हमारे जो टीचर है वो, और 2-3 आप लोगों के लिए बैठने के लिए एक कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, यहाँ कॉर्नर पे बैठे रहते हैं कि ये बैच जाएगी तो दूसरे को बुलाने के लिए हम आवाज देंगे, हाँ तुम आ जाओ नेक्स्ट बैच। ये आपको उठा उठा के यहाँ लेके आते हैं, है ना? फिर ये कोऑर्डिनेटर क्या है, अपनी लिस्ट चेंज करते रहते हैं, अच्छा ये हो गए, टिक क्लिक क्लिक क्लिक। तो ये क्या है, ये है आपके सीपीयू के अंदर की चेयर्स जहां पे आपको बिठाया जाता है। आई बात समझ में सबको? है ना? चलो, अभी सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स जो है, इन रजिस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कि वो रजिस्टर किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए यूज हुआ है, उसके बेसिस पे। जनरल पर्पस रजिस्टर, जिन्हें हम जीपीआर भी बोलते हैं, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर एसपीआर। सर ये दो कैटेगरी क्यों? ये वाले रजिस्टर्स में आप कोई भी जनरल डेटा, कोई भी डेटा रख सकते हैं, कोई भी जो आप चाहो, जो चाहो वो।
बलराम जी, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो पूरा लेक्चर देखना बेनिफिशियल है। आपके पास दूसरी चीजें बची जो नहीं है तो फिर ये देख लो। अगर बची हुई चीजें बहुत सारी हैं, रिवीजन बचा हुआ है, प्रैक्टिस ढेर सारी बची हुई है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज वो बहुत कुछ बचा हुआ है, तो फिर इसको पूरा देखने का सेंस नहीं बनता। तो पहले ये देखो आपकी बचा हुआ कितना है और वो कितने टाइम में पूरा हो सकता है। उसके बेसिस पे ये जितने भी 50, 60, 70 आवर्स का ये लेक्चर सीरीज होगा, उतना आपको देना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। अगर आपने कोर्स पहले पढ़ा ही नहीं है पूरा, तो आप ये वाला देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो पूरा पढ़ लिया है बट रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप रिवीजन के लिए अपने नोट्स वगैरह देख। कोर्स दोबारा देखने का टाइम तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मिलता होगा यार। जस्ट डिवीजन, डिवीजन मतलब रिवीजन के लिए आप बोल रहे हो? रिवीजन के लिए, अगर रिवीजन के लिए तो आप अपने नोट्स ही देख लो ना बेटा। आपके पास बने होंगे ना नोट्स, तो देख लो। अच्छा, ये देखो अभी, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं जिनमें कोई भी जनरल डेटा हम रख सकते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए सीपीयू के अंदर कोई भी जनरल डेटा कभी भी किसी भी टाइम पे अगर रखना है तो इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स में रखें। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स वो रजिस्टर होते हैं जिनमें स्पेसिफिक टाइप का ही डेटा रखा जाता है। आप समझ लो कि एक पर्टिकुलर पार्टी है और पार्टी में ढेर सारे लोगों को इनविटेशन गया है। आई डोंट नो इफ यू हैव अटेंडेड सच काइंड ऑफ पार्टीज और नॉट, बट अगर आप हाई प्रोफाइल पार्टीज अटेंड करते हो जिसमें वीवीआईपी और वीआईपी लोग होते हैं, तो पार्टीज में टेबल्स फिक्स हो जाती है कि ये, और उस टेबल पे ना जो पर्सन बैठ सकता है उसका नाम लिखा होता है कि यहाँ पे आके मिस्टर ए ही बैठेंगे, यहाँ पे मिस्टर बी और फैमिली बैठेगी, यहाँ पे मिस्टर सी और फैमिली बैठेंगे, यहाँ पे मिस्टर डी और फैमिली ही बैठेंगे। और बची हुई जो सीट्स हैं वो ओपन है, जो पहले आएगा जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। तो ये है स्पेशल पर्पस टेबल, जिन पे वही बैठेगा जिसको हमें यहाँ रखना है, जहां बैठना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी भी सीक्वेंस में किसी भी जगह पे बैठ सकता है जो रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से। तो जनरल पर्पस रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होंगे जिनमें स्पेशल जनरल डेटा, कोई भी डेटा जब हमें अगर रजिस्टर में लेके आना है तो हम जीपीआर में रखेंगे। अगर हमें कोई स्पेशल डेटा रखना है, स्पेशल कंटेंट रखना है स्पेसिफिक टाइप का, तो उसे स्पेशल पर्पस रजिस्टर में भेजना। इज दैट क्लियर? है ना? तो जनरल पर्पस रजिस्टर वो होगा जिसमें हम जनरल डेटा को रखेंगे, जनरल कंटेंट को रखेंगे, सीपीयू के अंदर लाके कोई भी जनरल कंटेंट रखा जाएगा कभी भी तो जीपीआर। आपका लाइव क्लास रहता है, फिर उस क्लास को अटेंड नहीं करूं ये तो नहीं पता। ये हो अनमोल जी, एक चीज है, हमें जो देखना है थोड़ा सा ग्रीडी बनना पड़ेगा बेटा, है ना? ग्रीडी का मतलब थोड़ा सा ना लालची, की मार्क्स कहाँ से ज्यादा आएंगे। अगर, हाँ जी, तो जहां से मार्क्स ज्यादा आ जाए ना, बस वो मैं चाहता हूँ कि वो करें। मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए तो डेफिनेटली जितने लोग लाइव अटेंड करेंगे उतने ज्यादा मेरे पर्सनल ग्रोथ है, क्योंकि मैं अनअकैडमी को दिखा सकता हूँ कि यस सी, मेरी वॉच मिनट बहुत ज्यादा है। बट आई डोंट वांट दैट, मेरे को नहीं चाहिए वो पर्सनल ग्रोथ। तो मुझे आपकी रैंक चाहिए। आप रैंक लाओ, सोशल मीडिया पे मुझे टैग करके लिखो, ये ज्यादा बड़ी खुशी है। डजेंट मैटर आप मेरा लेक्चर लाइव देखो ना देखो, किसी और से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चलो, स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज में आते हैं। ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर के नाम होते हैं स्पेशली, और वो रजिस्टर उसी कंटेंट को ही रखता है और किसी को नहीं। कोई दूसरा कंटेंट नहीं रख सकता। ये जनरल पर्पस रजिस्टर को ना इस कोर्स के दौरान हम लिखेंगे इस तरीके से, R0, R1, R2, R3, इस तरीके से। जब भी कभी मैंने R0, R1, R2, R3 ऐसे लिखा ना, समझ लेना कि वो जनरल पर्पस रजिस्टर है। थैंक यू सो मच। है ना? अब एक कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू डिजाइन में कितने रजिस्टर होंगे, ये आर्किटेक्चर लेवल पे डिसाइड किया जाता है। आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा कि 16 है कि 32 है, 20 है, 40 है, 50 है, कितने रजिस्टर चाहिए। वो आर्किटेक्चर डिसाइड करेगा कि इतने रजिस्टर में इस सीपीयू का काम हो जाएगा, तो इतने जनरल पर्पस रजिस्टर हो जाएंगे। स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी डिसाइड होते हैं आर्किटेक्चर लेवल पे कि इस सीपीयू की डिजाइन में कौन कौन से स्पेशल पर्पस रजिस्टर लगेंगे। पर कुछ बेसिक होते हैं जो हर सिस्टम में रहते हैं, लाइक
एक एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर रहता है, इन शॉर्ट हम उसे एसी बोलते हैं। एक स्टेटस रजिस्टर होता है जिसे हम फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं, जिसे हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं, ESW। प्रोग्राम काउंटर आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक टैग पॉइंटर होता है, SP, एक एड्रेस रजिस्टर आता है, इन शॉर्ट AR। इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। AR MAR अलग अलग नाम है, काम एक ही है। डेटा रजिस्टर जिसको MDR भी कहते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। MBR भी कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर। चलो ओके, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे। बचे हुए जो रजिस्टर्स हैं हमारे, मतलब सारे जो रजिस्टर्स हैं, इनका एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर को कल उठाएंगे एक एक करके, और देखेंगे कि हर एक रजिस्टर का काम क्या है ना। चलो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक, मतलब अभी गेट प्रिपरेशन के लिए एक भी कोर्स नहीं पढ़ा? कोई भी कोर्स? कोई ऐसा है जिसने कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा? दिस इज द फर्स्ट कोर्स दे आर लर्निंग अभी। आप यश, आपने कोई कोर्स नहीं पढ़े बेटा? दोनों ने? दोनों के लिए एक छोटी सी नसीहत है, एडवाइस है, कि शुरुआत में कोई भी कोर्स आप उठाएंगे टफ ही लगेगा, क्योंकि गेट का लेवल बहुत डिटेल होता है। बट धीरे धीरे करके जब आप एक इस फ्लो में, इस लर्निंग की चीजों को समझते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते जाएंगे, 3 महीने बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल या एक मेंटल लेवल होगा ना, वो इस लेवल का पहुंच जाएगा कि आपको फिर कोई भी कोर्स शुरुआत से टफ नहीं लगेगा। नया लग सकता है बट बुरा टफ नहीं लगेगा। सीपीयू स्पेसिफिकेशन में रजिस्टर का साइज कहीं भी मेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको देख जानना जरूरी नहीं होता है, आपके लिए जरूरी नहीं है। एक रजिस्टर के साइज से एक यूजर की स्पेसिफिकेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं है आपको जानने का। वो इंटरनल डिजाइन है, एएलयू का साइज क्या होगा, कैसे वो काम करेगा, है ना, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम में नहीं आएंगी, मतलब वो यूजर को बताना जरूरी नहीं समझते। मैंने यूट्यूब पे देखे हैं आपके कोर्स और बाकी फैकल्टी के, लेकिन ठीक है फिर यश, अगर आपने कहीं पहले कोर्स पढ़े हुए हैं ना गेट लेवल का कुछ, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे किस लेवल पे काम होता है ना। i3 i5 ये वेरिएंट है बेटा एक स्पेसिफिक कंपनी के, इंटेल कंपनी के प्रोसेसर की अलग अलग डिजाइनिंग है ना, उन्होंने अपने अपने मॉडल्स को नाम दे रखे। चलो अच्छी बात है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, कीप लर्निंग हैप्पीली। हम मिलेंगे फिर कल दोपहर सेम 2:45 PM पे। आज जो पढ़ा है बहुत कम पढ़ा है, धीरे धीरे करके इसे हम स्पीड अप करेंगे, स्लोली स्लोली बढ़ाते रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप में से जितने भी लोग पहले मुझसे पढ़ चुके हैं और नहीं भी पढ़े हुए हैं, जिन्होंने भी मुझे ये डेडिकेशन हेड्स दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो देने वाले हैं उन्हें भी धन्यवाद, जो नहीं दिए हैं और आलस के कारण नहीं दे रखे हैं, उनको बड़ा धन्यवाद, ताकि वो दे पाए।
जो आपके पास बचे हुए डेडिकेशन हेड्स हैं, मुझे या किसी भी टीचर को एसक्यूएल का क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। क्या बात है अनमोल, मेरे से भी बन जाता है यार। हाउ टू गिव डेडिकेशन हेड, आप अपनी ऐप में जाएंगे या वेब पे जाएंगे, डेडिकेशन हेड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसको आप ये डेडिकेशन हेड उन एजुकेटर्स को दे सकते हैं। डीबीएमएस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ट्रांजैक्शन और इंडेक्सिंग। सबसे स्ट्रांग वही है मेरा अभी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पार्ट ऑन गोइंग, यस एग्जैक्टली। ओके चलो तो मैं क्लोज करूं सेशन, है ना? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल और 2:45 पे स्टार्ट करेंगे सेशन। तब तक हैप्पी लर्निंग, बाय।